बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन एंड आई एम इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है अच्छे से दिन का आगाज़ आप कर चुके हैं, नहीं कर चुके तो कर लीजिए। और रोज़ाना हम आते हैं, रोज़ाना आपको खुश आमदीद कहते हैं, एक रूटीन सी है। अब ऐसा लगता है कि जैसे आप हमारी और हम आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई शख्स जब मिलता है और वो कहता है कि जी हम रोज़ाना आपको सुबह देखते हैं, तो अपनी जो कैफियत है वो बड़ी अच्छी लगती है। आई मीन समहाउ ये लगता है कि हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी की ज़िंदगी में। आई होप कि पॉजिटिव कर रहे हैं। अच्छा, वैसे आपको बहुत कम अच्छा है। मुझे बहुत कम ये लोग कहते हैं कि आपको सुबह से उठते हैं। ज़्यादातर उन्हें बताओ ना, मॉर्निंग शो में आते हैं तो हम तो सुबह उठते ही नहीं है, हम तो टीवी देखते ही नहीं है। ये वाला जवाब मैं ये है बिल्कुल। बहुत सारे चूंकि लोग नहीं करते, वो अर्ली राइजर्स नहीं होते और वो सुबह उठना पसंद। हम भी नहीं थे जब इस शो में नहीं थे। खैर, इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। हम रोज़ाना आपको रिमाइंडर देते हैं, कभी मौसम की तब्दीली की सूरत में, कभी बढ़ती ये जो पोल्यूशन है इसके लिए, कभी स्मोक, कभी फोग, कभी मुख्तलिफ किस्म के रोग जो हमारी इकॉनमी को लेकर मौजूद हैं। इस वक्त हमने स्मोक का जिक्र करना है। पंजाब भर में स्मोक को लेकर कल हमने बात की थी अपने शो के अंदर, और आज खबर यह है कि इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जो तालीमी इदारे हैं यहाँ पर 1 माह के लिए कम से कम मास्क पहना लाजमी करार दिया गया है। और निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं कि जो तलबा की सेहत है इसके लिए मास्क लाजमी है। आवाम से भी अपील है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें। एंड आई थिंक आई मस्ट अप्रिशिएट, ये अच्छा एक इक़दाम है। अब आवाम को भी साथ देना चाहिए हुकूमत का इसके अंदर। साथ साथ जी उन्होंने कहा कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हो, फैक्ट्री जोन के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की भी इजाजत दी है। बल्कि इनफैक्ट उन्होंने हिदायत दी है तामीराती काम के दौरान जी मट्टी, रेत और मलबा पर छिड़काव ना करने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा, ये भी कहा है। निगरान वज़ीर आला ने काश्तकारों को फसलों की बाकियात जलाने की बजाय मुनासिब तरीके से तल्फ करने की हिदायत की है। और लाहौर में आलूदगी फैलाने वाले 62 जो फैक्ट्रीज हैं उनको स्मॉग का सबब करार दिया गया है। स्पेशल ब्रांच पंजाब के कमिश्नर लाहौर को लिखे गए मरासले में ये इंकशाफ हुआ है। मरासले में कहा गया है कि फैक्ट्रीज में प्लास्टिक वेस्ट हो, रबड़ हो, कपड़ा हो, टायर हो, बतौर ईंधन इस्तेमाल होते हैं। और ज़िला इंतजामिया के अफसरान बराह रास्त आलूदगी फैलाने वालों की हौसला अफजाई में भी मुलव्वस हैं। महकमा मौलियात के अफसरान इन फैक्ट्रियों से मंथली लेते हैं। इन करप्ट अफसरों के खिलाफ मुकम्मल महकमाना कार्रवाई होगी, ऐसी भी हिदायत दी है वज़ीर आला पंजाब ने। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी गुड एट द सेम टाइम कि यहाँ पर इस तरह की जो भी लोग इन एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं, ऑब्वियसली स्मॉग एक बहुत बड़ा अलमिया बन चुका है पिछले कुछ सालों में, और अगर इस पर कंट्रोल ना पाया गया और इस तरह की कार्रवाइयों से अगर कुछ फ़र्क पड़ेगा तो ये बहुत अच्छी बात है। ऑब्वियसली नेशनल फिनोमेना है, बट स्टिल अपने तौर पर इकदाम भी बहुत ज़रूरी है। हैरान हूँ उन सरकारी अफसरान पे जो चंद रुपयों की खातिर अपनी नस्लें तबाह कर रहे हैं। ये वही फ़िज़ा है जिसमें आपके बच्चों ने भी सांस लेना है, और अगर वो उनको कोई फेफड़ों की बीमारी हो गई, कोई फेफड़ों का कैंसर हो गया, आपके बच्चों की बात करूं जो रिश्वत लेते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? आप अपने आप को माफ़ कर पाएंगे? खुदा तो चले आपको पूछेगा ही, लेकिन खुदा का खौफ करें। चंद पैसों के लिए अपनी जॉब पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, अपने बच्चों की ज़िंदगी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। प्लीज़ ऐसा मत करें, ये हमारी रिक्वेस्ट है। दूसरी जानिब वंस अगेन मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, आप ज़रूर पहनिए। आगे बढ़ते हैं और क्रिकेट को डिस्कस करते हैं। ऐसा लगता है कि हमारा लाइनअप ही ऐसा हो गया है हमें रोज़ाना का। और साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को एक उम्मीद जो मिली थी, उस उम्मीद को बरकरार रखते हुए न्यूजीलैंड को कल 4 शाने चित किया। और मेरे लिए बहुत अचंभे की बात थी न्यूजीलैंड का हारना नहीं, न्यूजीलैंड का बुरे तरीके से हारना। एक चैंपियन टीम, लोग कहते हैं जी इन्होंने कौन सा मुकाबला जीता है। भाई इन्होंने सिर्फ ट्रॉफियां नहीं जीती, मुकाबले इन्होंने सारे जीते, फाइनल में जाके हार जाते हैं। वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड। 190 रन से कल हराया। पाकिस्तानियों की ऐसी लेवल की बददुआएं लगी कि न सिर्फ न्यूजीलैंड हारा बल्कि बहुत ही बुरे मार्जिन से हारा। कल हमने इज्तिमाई दुआ भी की थी कि न्यूजीलैंड हारे, और ये नहीं मैंने किया था कि ये जो आप इज्तिमाई दुआ कह रही है ना, ये न्यूजीलैंड के हक में इज्तिमाई बद्दुआ थी और वो लग गई है उनको। नहीं चले कोई बात नहीं। अच्छा जी, साउथ अफ्रीका की बात करें, आप पाकिस्तान क्यों ला रहे हैं बीच में? साउथ अफ्रीका ने फाइनल में अपनी जगह मजबूत कर ली है। पुणे के मैदान में जी अफ्रीकी बॉलर्स के सामने कीवीज बैटिंग करना ही भूल गए। 358 रन के ताकुब में पूरी टीम जो है ताश के पत्तों की तरह 167 रन्स के ऊपर बिखर गई। और जो क्लीन फ्लिप्स के जो गैलन फ्लिप इनफैक्ट 60 और विल यंग के 33 रन्स के अलावा 8 खिलाड़ी डबल फिगर्स में ना जा सके। जनूबी अफ्रीका ने जी बैटिंग की दावत मिलने पर स्कोर बोर्ड पर 357 रन्स का मजमूई स्कोर जो सजाया। उसके बाद जो बाकी जो ओपनर्स हैं उन दोनों ने अच्छी सी पार्टनरशिप कायम की। 200 रन्स की पार्टनरशिप के तौर पे इन्होंने आगाज किया। मैच को बड़ा अच्छा पुश मिला और इसके बाद
इन द एंड न्यूजीलैंड हार गया। बिल्कुल जनाब, क्विंटन डी कॉक जो कि बहुत ही जबरदस्त विकेट कीपर बैटर है, ओपनर हैं, बहुत जबरदस्त हार्ड हिटिंग बैटर हैं, वो थे। और उसके साथ साथ डोसन थे जिनके दरमियान 200 रन की पार्टनरशिप हुई और 133 रन की शानदार इनिंग डोसन ने खेली। उनको मैच का बेहतरीन खिलाड़ी भी करार दिया गया और मैच के बाद उन्होंने इन ख्यालात का इजहार भी किया कि यू नो आई वाज ट्राइंग टू पुट माय बेस्ट इन, और उसके बाद ये हो गया। खैर फतह के बाद जो साउथ अफ्रीका की टीम है इस वक्त पॉइंट्स टेबल जो हमारे लिए बड़े जरूरी हैं, जिससे पूरी कौम उंगलियों पे गिन रही है, अगर इस पे एक पॉइंट या हिसाब के पे सवाब मिलता तो कौम जन्नती हो जाती, क्योंकि कौम इतना हिसाब लगा रही है इस वक्त रनों का। तो जनाब 12 पॉइंट्स के साथ इस वक्त जो साउथ अफ्रीका है वो पहले नंबर पर आ गई है, वेल डिजर्विंग पहला नंबर डार्क हॉर्स के तौर पे सामने आई है। मैं साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप से पहले इतना अच्छा रेट नहीं कर रहा था, लेकिन ओब्वियसली उन्होंने अच्छा खेला है तो वो टॉप पर है इस वक्त। दूसरी तरफ ब्लैक कैप्स की अगर बात करें, दे आर देयर फॉर विद 8 पॉइंट्स, लेकिन अब चौथे नंबर पर हैं, टॉप से नीचे आए हैं। वर्ल्ड कप में अब तक नाकाबिले शिकस्त रहने वाली भारत और श्रीलंका के दरमियान आज इज गोइंग टू बी अ क्रंच मैच। सो देखते हैं कि आज का मैच कैसे होता है। दोनों एशियन क्रिकेटिंग जाइंट्स हैं, श्रीलंका थोड़ा सा बैकफुट पे है एंड ओब्वियसली इंडिया का मोराल बहुत हाई है होम ग्राउंड होम क्राउड को लेकर, और बहुत अच्छा खेल भी इंडियन टीम, तो वी एक्सपेक्ट कि अच्छा मैच होगा। अगर आपको शॉर्टली मैं बताऊं तो अच्छा होगा अगर आज श्रीलंका ना जीते, ये अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए, इंडिया जीते ये ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा वो इंडिया के लिए दुआ करनी है, ये दिन भी आने थे, दिन भी आने थे, अभी बहुत दिन, अभी हम अफगानिस्तान के लिए भी करेंगे। आप अच्छा? समझ तो, मतलब दिन तो कहीं आ सकते हैं, मतलब ऐसे कमाल ही होगी, हम ऐसी दुआएं मांगते हैं कि पहले हम इंडिया हार जाए, अब हमें ये दिन, पाकिस्तानी टीम भी बड़ी फ्रैंकली स्पीकिंग अनवला हसन, मैंने तो अपनी दुआएं रिजर्व रखी हुई है, मैं कोई दुआ नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ गेम देख रहा हूं और जो अच्छी टीम है उसको मैं स्टिल समझता हूं कि अच्छी क्रिकेट वाले को आगे आना चाहिए। हाँ ठीक है, अच्छा जी, एफएन बट से आगे आए। क्रिकेट पे एज यूजुअल हम आगे जाके इन डिटेल बात भी करेंगे, लेकिन चूंकि हमारे पास कुछ हैपनिंग्स होती हैं पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे भी और दीगर भी, और गैर कानूनी मुकीम अफराद को रजाकाराना तौर पर जो मोहलत है उनकी खत्म हो गई है, उनको अपने मुल्क वापस जाने के हवाले से इसके बाद कार्रवाई का आगाज होगा। इसी पे बात करनी है आज की बड़ी खबर में। कल हमने आपको बताया था, बल्कि बड़ी डिटेल्स में डिस्कशन की थी, लेकिन कल चूंकि आगाज था क्रैकडाउन का और आज 24 आवर्स गुजर चुके हैं, तो इस पे हमारे पास एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट आ गई है, तो हमने कहा इस पर जरा बात कर लें। जनाब ये एक्शन जो है वो तो जारी है, इसमें सैकड़ों लोगों को जेर हिरासत लिया गया है, जो मुख्तलिफ होल्डिंग सेंटर्स या होल्डिंग पॉइंट्स या कैंप्स जो भी आप कह लें, उनके अंदर इनको रखा गया है, आर्जी तौर पर इनको रखा जाएगा। वहाँ पर गैर कानूनी मुकीम जो अफराद हैं इनको फिर इस सेंटर्स के बाद इनकी डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस के बाद वापस भिजवाया जाएगा। जो ये अफराद हैं इनको फॉरेन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है, और अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, ये प्रोसीजर कैसे चल रहा है, इसी पे हमने बात करनी है। और हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदान फिल वक्त कराची से साजिद रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं और ताहिर खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, माहिर अफगान अमूर, उनसे भी हम बात करेंगे। आप दोनों को खुशामदीद। ताहिर खान साहब, आपसे बात करने से कबल हम जरा ताज़ा तरीन सूरत हाल कराची से ले लेते हैं। हमारे नुमाइंदे साजिद रऊफ हमारे साथ मौजूद है। साजिद, क्या सूरत हाल है? जो मोहलत है वो तो खत्म हो गई है, उसके बाद हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि कार्रवाइयां होंगी और कार्रवाइयों का बाकायदा आगाज भी हुआ है। आप इस वक्त कहां पे मौजूद हैं और क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं आपके पास? जी, अरमला के सोहराब गोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर कहा जाता है कि ये वो इलाका है जो तारकीन वतन, जो गैर मुल्की तारकीन वतन है, जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम है, उसका ये हब कहलाता है। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर कितने गैर कानूनी तारकीन वतन मौजूद हैं, उनकी तादाद जो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक बताई जाती है कि तकरीबन 50,000 से लेकर जो वो 1 लाख और 1.5 लाख तक यहाँ मौजूद है, लेकिन ये तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। कल भी हमने देखा था कि जब 31 अक्टूबर की रात 12 बजे डेडलाइन ख़त्म हुई थी, तो उसके बाद पुलिस की जानिब से जो है एक सॉफ्ट किस्म की जो है वो कार्रवाइयाँ की गई थी। ताहम अब 12 घंटे चुके हैं। आज सुबह भी कराची का इलाका है, साइड सुपर हाईवे, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की थाने की हदूद में, ये डिस्ट्रिक्ट थाने की हदूद में आता है, यहाँ पे जहाँ पर एक बड़ा ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। बड़ी तादाद में पुलिस की नफरी वहाँ पर तैनात है और जो भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम बाशिंदे हैं उनको जो है वो हिरासत में लिया जा रहा है। उसके बाद उनको जो यहाँ से होल्डिंग कैंप भेजा जाएगा, जहाँ पर उनकी डॉक्यूमेंटेशन होगी। अगर वो पाकिस्तानी है तो उनको छोड़ दिया जाएगा, अगर वो गैर मुल्की हैं तो तमाम जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे किए जाएंगे, उनको होल्डिंग कैंप्स में रखा जाएगा। उसके बाद जो है इनको चमन बॉर्डर ले जाया जाएगा बजरिया बसों के जरिए, जहाँ पर इनको मुतालिका हुकाम के हवाले कर दिया जाएगा। आज कल पूरा दिन जो कार्रवाइयाँ होती रही, आज ये बताया जा रहा है कि आज सुबह 10 बजे के करीब
पहली बस को रवाना होना था, लेकिन अभी रवाना नहीं हुई है। शायद जब तक हम आपसे बात कर रहे हो तो वो बस पहली बस जो है चमन बॉर्डर के लिए होल्डिंग कैंप से वो रवाना हो जाए। अच्छा। अगर बात करें कि कितनी बड़ी तादाद में ये गिरफ्तार हो चुके हैं या हिरासत में हो चुके हैं, देखिए कल पहला दिन था। पुलिस ने एक मैसेज, सॉफ्ट मैसेज दिया था कि भाई अभी भी आपके पास वक्त है, आप जो है वो रजाकाराना तौर पर खुद आ जाएं, यही नहीं तो वरना हम बाय फोर्स जो है वो कार्रवाइयाँ करेंगे। इसी वजह से आज ये बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और जो है जितने भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद हैं उनको जो है ले जाया गया है। ठीक है साजिद। पुलिस की जानिब से पहले जो है वो तमाम ठीक है, हम आपकी तरफ आएंगे वापस। हमारे साथ चूंकि ताहिर खान साहब भी मौजूद हैं और एक पिक्चर आपने सामने रखी कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग हैं जिनको गिरफ्तार भी किया गया और अब लोगों को खुद भी शायद पहले अगर कोई इबाहम था कि हुकूमत पाकिस्तान इस पर या रियासत पाकिस्तान अमल ना करे तो वो हो रहा है। ताहिर खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस और सुबह खैर, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। इस इक़दाम को रियासत पाकिस्तान के दो कि हर रियासत का ये अपना हक है और उसका अपना राइट है कि वो ये फैसला करे अगर कोई गैर कानूनी तौर पर उसकी सॉइल पे मौजूद है तो उसके खिलाफ एक्शन लें। उसको देखते हुए जो हमारे बैरुल अक़वामी ताल्लुकात हैं, खासतौर पे जो दो तरफ़ा ताल्लुकात होते हैं वो बड़ा मुनस्सिर होते हैं इस किस्म के इवेंट्स के ऊपर। आप इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान ताक़ी पर और रियासत पाकिस्तान के इस इक़दाम की ओवरऑल नौयत को आप कैसे रेट करते हैं, कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की। अगर आपके सवाल का आखिरी हिस्सा मैं पहले ले लूँ, जरूर, क्योंकि वैसे भी काफ़ी डिस्कशन हो गई है, आपके रिपोर्टर ने भी बताया अभी। मेरे ख्याल में इस फैसले पे जो आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है कि ये हर मुल्क का हक है कि वो किसको वीज़ा दे, किसको रखे, किसको ना रखे, तो वो तो हक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ताल्लुकात तालिबान हुकूमत के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं और इसलिए मेरे ख्याल में ख़राब हुए हैं कि शायद उनके साथ इस मामले पे कोई मशवरा नहीं किया गया, एतमाद में नहीं लिया गया। पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ रहा है जब से तालिबान हुकूमत आई है 2021 15 अगस्त को, तो उसके बाद पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है दुनिया से मुतालबा कि आप तालिबान हुकूमत के साथ राब्ता रखें, एंगेज करें, उनको ना छोड़ें। मेरे ख्याल में यही जो हमारा मौक़िफ़ था ये दुरुस्त मौक़िफ़ था, लेकिन शायद इस मामले में हमने उसी मौक़िफ़ को उतना ज़्यादा फॉलो खुद नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था, तो ताल्लुकात में बिल्कुल असर हुआ है। बैनुल अक़वामी तो यह है कि जो गैर कानूनी लोग हैं उसका कोई वो दिफा नहीं करेगा। यहाँ जो इदारा बराए महाजिरीन है इस्लामाबाद में, जब उनसे हम बात करते हैं वो भी कहते हैं कि हमारा सिर्फ काम जो है जो रजिस्टर अफगान के साथ है, तो वो तो उनका भी वो नहीं है। लेकिन कल मैं खुद वहाँ था, खैबर ज़िला में गया था और सारा दिन गुजारा वहाँ पे, अफगानों से बात भी की है। वो जा रहे हैं, मेरे ख्याल में गिरफ्तारी की भी शायद ज़रूरत नहीं है क्योंकि मामले से थोड़ा सा पहले पेचीदगियाँ पैदा हुई है, तो वो जा रहे हैं। अब जो हमारा ये भी मौक़िफ़ रहा है कि वो इज़्ज़त एहतराम के साथ है। कल मैंने देखा कि जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंटेशन का, बायोमेट्रिक का, वो थोड़ा सुस्त है, बल्कि ज़्यादा सुस्त है। और वक्त के साथ साथ गाड़ियाँ हम देख रहे थे, जब हम जा रहे इस्लामाबाद से जा रहे थे तो काफ़ी गाड़ियाँ जा रही थी पंजाब से। चकवाल में बड़ा कैंप था किसी ज़माने में, उनके लोग तलगंग से आगे पीछे, तो लोग जा रहे हैं। लेकिन वहाँ जब मैं बात कर रहा था एक फैमिली के साथ, तो वो 2 दिन से ट्रक के अंदर बच्चे बच्चियाँ ख़वातीन सारे उसी में थे और वहाँ न खाने का निज़ाम न पानी का निज़ाम। तो मेरे ख्याल में अगर वो लोग जा रहे हैं तो ताल्लुकात पे तो असर हुआ है अफगानिस्तान के साथ भी। बैनुल अक़वामी ये है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो इंसानी हुकूक की तर्जुमान है खातून जिनेवा में, उन्होंने अपील की थी पाकिस्तान से कि आप नज़रसानी करें, लेकिन पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं था और वज़ारत ख़ारिजा का बयान भी आया था। तो मेरे ख्याल में बैनुल अक़वामी तो इस तरह में नहीं कि बहुत बड़ा मुतासिर हुआ है, लेकिन ज़रूर पाकिस्तान का जो एक मेज़बानी का 40 साल वाला दुनिया उसको तस्लीम करती थी, उसको शायद थोड़ा सा दचका ज़रूर लगा है। और यही अफ़गानों का भी है, और अफ़गानों की ये भी एक तजवीज़ थी हुकूमत पाकिस्तान को कि वो जा रहे हैं। अब उनका यहाँ माल है 40 साल, इसमें ज़्यादा वो लोग जा रहे हैं जो 1979 में जब रूसी आए थे अफगानिस्तान में, उस वक्त शायद आप यकीन कीजिए कि 3 बच्चों से मैं मिला, जवानों से, वो यहाँ पैदा हुए हैं, तलगंग से वो जा रहे थे। अच्छा। तो उनको पश्तो नहीं आ रही थी। मैंने कहा मेरे साथ पश्तो में बात करो, उन्होंने कहा कि नहीं हम पंजाबी बोल सकते हैं, पश्तो हमें नहीं, क्योंकि पैदा हुए हैं, बड़े हैं यहाँ पे। तो बहरहाल अब तो जा रहे हैं, लेकिन शायद वो तो ये ताहिर खान साहब हैरानी की बात नहीं है कि 1979 में आए और कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करवाई, ऐसे ही रह रहे हैं। उनको ये भी तो देखना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी। ये आपने अच्छा सवाल किया।
पता क्या है, मैं खुद स्टूडेंट था मर्दान कॉलेज में जब ये मुहाजिरीन आना शुरू कर दिए थे फर्स्ट ईयर का। हम इनके वहाँ लोग जब इनके साथ इमदाद करते थे तो हम उनको ढूंढते थे गाँव में जाकर के, मुख्तलिफ गाँव में कि कहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि शुरू में इनके पास कुछ नहीं था। हमारी से गलती हुई है शुरू में कि उस वक्त जो फौजी हुकूमत थी उसको भी दुनिया से ज़ायवा ताल्लुकात की ज़रूरत थी, ज़िया हक साहब की हुकूमत को। तो हमने और ईरान ने पॉलिसी ये बनाई कि मुहाजिरीन गए, बिल्कुल उनको रखा, उनको वेलकम किया, लेकिन उनको महदूद रखा। हमने नहीं रखा। हमने उस वक्त शायद हमारा निज़ाम मुनज़्ज़म नहीं था, तो तोरखम से आया, चमन से आया, सोराबकोट में खुद भी गया हूँ, ये जो जिस कैंप की बात कर रहा है आपका नुमाइंदा, बहुत बड़ा कैंप था, बहुत बड़ा कैंप था। उस वक्त के लोग चले गए, पूरे पाकिस्तान में चले गए, जिस तरह मैंने सलागंज में जिक्र किया, चकवाल में कैंप है, मियांवाली में कैंप है, हर जगह पे। तो हमारी थोड़ी सी उस वक्त हमसे शायद गलती हो गई थी कि हमने एक पॉलिसी नहीं बना सके मुहाजिरीन के लिए, किस तरीके, क्यों उसमें पता क्या है, उसमें एक बात है, पाकिस्तानियों के दिल बड़े हैं और हुकूमतों की भी इंसानी हमदर्दी वाला। हमसे तो अफगान शिकायत करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि जितनी आज़ादी अफगानों को पाकिस्तान में 79 आने के बाद आज तक दी गई है, उसकी शायद दुनिया में तारीख ना हो। ये अब जो नए लोग आए हैं ना, जिन्होंने अफगानिस्तान में काम किया है, अमरीकियों और बरतानियों के साथ होटलों में रखा था लंदन में, और उनको निकाल दिया कि भाई हमारे पास मजीद पैसा नहीं है। वो लोग जो उन्होंने उसके फौज के साथ काम किया है, तो लिहाजा लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारी जो हुस्न नीयत थी पाकिस्तान की, वो खराब ना हो, वो आखिर खराब ना हो। और इंसानी, देखो ना, इंसानी भी एक मसला है ना इसमें। बिल्कुल इंसानी मसला भी है, और आपके मुताबिक जो प्रोसेस है वो थोड़ा सुस्ती का शिकार है, इसकी वजह से भी उनकी शिकायत है। आपने भी मुख्तलिफ फैमिली से, जिस तरह से आप तारिक खान साहब बता रहे हैं, बात की है, ऑब्वियसली जब उनका यहाँ से जाना और इस प्रोसेस को स्मूथ कराना, हमने कुछ फुटेजेस, कुछ वीडियोस भी देखी हैं, आप क्या समझते हैं हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से क्या मजीद इकदाम कर सकती है? आपके ऑब्वियसली जाते हुए बहुत सारी मुश्किलात उनको भी हैं, हुकूमत पाकिस्तान भी अपनी जगह राइट पे है कि हम मजीद इस चीज़ का, इस बर्डन को नहीं सह सकते। सो हाउ डू यू सी कि क्या इकदाम हो सकते हैं मजीद इस हवाले से? हाँ, मेरी नज़र में एक कैंप बना है लंडी कोतल में, और जिस तरीके से लोग जा रहे थे ट्रकों में और उसमें भरे हुए थे, तो हमारा वैसे भी तो आप देखें ना, इस्लामाबाद जैसे शहर में भी मुश्किलात होती है। बाद औक़ात आप शनाख्ती कार्ड के दफ्तर जाते हैं, नादरा में जाएं तो आपको वहाँ पर आपके लिए जगह नहीं होगी कि आप वहाँ पर, फिर पासपोर्ट का ऑफिस इस्लामाबाद है, तो आम माहौल में भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब मैंने फैसला किया, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ऐलान किया, तो आपको तो मालूम होना चाहिए था जिन्होंने फैसला किया कि किस तरीके से वो हुई। ऐसे काफ़ी ट्रक खैबर में कल मैंने देखे, पेशावर से लेकर के लंडी कोतल तक, के वो खड़े हैं पहाड़ों के अंदर, जहां पर न दुकान है कि वो वहां से कोई चीज खरीदे, न वहां पर वॉशरूम है। तो एक तो मुमकिन है कि आप जो नादरा का निज़ाम है बायोमेट्रिक का, उनकी गाड़ियां वैसे भी मोबाइल होती है, हम देख रहे थे कि जा रही थी, तो थोड़ा सा जहां पर ये ट्रक खड़े हैं, अगर मुमकिन हो, क्योंकि जितने मैं आपको साफ साफ बताऊं कि अगर ये वाला सुस्रवी का सिलसिला रहा तो मुमकिन है कि कल मैं देख रहा था कि एक बच्चे को कुछ हो गया था छोटा, फिर उसके वाले उसको उठाया हुआ था और वो जा रहा था। तो मेरे ख्याल में कर यही सकती है कि प्रोसेस को केसेस और हो, ठीक है। सब आप जरा लाइन पे रहिए ना, मस्जिद जो लोग जाएंगे वहां पर मसला ना। आप हमारे साथ रहिए ना, हमें जान चकजई भी ज्वाइन कर रहे हैं, मौजूदा केयर टेकर सेटअप के अंदर बलोचिस्तान हुकूमत को रिप्रेजेंट करें, उनसे जरा पूछते हैं वो इस मामले पे क्या कहते हैं। जान चकजई साहब, बहुत शुक्रिया एंड लॉन्ग टाइम, बहुत अरसे के बाद आपसे बात हो रही है, गुड टू सी यू बैक। आई होप आप ठीक ठाक हैं। ताहिर खान साहब माहिर अफगान उमूर के, और उनका ये कहना है कि रियासत का यकीनी तौर पे ये हक है कि वो किसको रखना चाहती है, किसको नहीं रखना चाहती, और गैर कानूनी तौर पर तो ओबियसली कोई रह नहीं सकता किसी भी सॉइल के ऊपर, चाहे कोई भी मुल्क हो। लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने इस प्रोसेस के ऊपर कुछ रिजर्वेशंस भी शो की हैं कि एक तो प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है, एंड विद दैट चूंकि एक इंसानी इसके अंदर एक ह्यूमन राइट्स एलिमेंट भी मौजूद है, तो उन्होंने कहा कि शायद कहीं वो बीच में ना आए, इंसानियत की तज़हीक ना हो, लोगों को एक प्रॉपर एक इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ भेजा जाए, इस एलिमेंट को जरूर मद्देनजर रखा जाए। क्या हुकूमत इन पहलुओं के ऊपर फोकस किए हुए है जिसकी जानिब ताहिर खान साहब ने इशारा किया? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तमाम सूबों को इंक्लूडिंग बलूचिस्तान को स्ट्रिक्टली ये डायरेक्टिव्स दिए हैं कि उनकी इज्जत नफ्स और उनकी ट्रीटमेंट पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। बिलखसूस आईजीज को जो पूरे सूबे के हैं, तमाम सूबों के, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। तमाम सीएम्स को इंगेज किया गया है कि जो प्रोटोकॉल्स है जिसमें एक ये कि इन लोगों के साथ कोई गैर इंसानी सलूक ना हो और बाइज्जत तरीके से इनकी हेल्प की जाए, बल्कि हम इंकरेज कर
रहे हैं कि ये वॉलंटियरली जो है वो चले जाएं और हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे ये तासुर हो कि खुदा न खासा इंतजामी लिहाज से हम कोई इकदाम करना चाहते हैं। अभी भी हमारी जो कस्टोडियल जो है उनकी जो भी कस्टडी में इनको लिया जाता है वो बाइज्जत तरीके से हम होल्डिंग सेंटर्स में पहुंचा के उनको फिर एग्जिट पॉइंट तक ले जाने के लिए लॉ एनफोर्समेंट मदद करती है। तो ये एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है और इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हमने एक टूल नंबर्स भी दिए हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है लीड कर रही है इस सेंटर को। कोई भी शिकायत किसी भी यानी अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट को हो वो कोर्ट जा सकते हैं, वो यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी है और हम जो है उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। दिस इज यू नो व्हाट वी आर डूइंग इट। ओके। अभी तक क्या नंबर्स आए हैं आपके पास जानिब चकजई साहब, खास तौर पे हम अगर बलूचिस्तान या क्वेटा वगैरह की बात करें? देखिए अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ हो गया है। 6000 कम अज़ कम लोगों को हम यूमिया की बुनियाद पे प्रोसेस कर रहे हैं, बिलखसूस जो चमन एग्जिट पॉइंट है। और जबकि तादाद जो है वो 10,000 कल जो है उनका नंबर सिर्फ एक दिन का 10,000 था। अभी तक टोटल नंबर में 37,000 तक पहुंच चुके हैं और हम इंकरेज कर रहे हैं और ये बड़ा हौसला अफजा है कि वॉलंटियरली ये जो इमिग्रेंट्स है वो जा रहे हैं। तो इसलिए हम नहीं देख रहे हैं कि खुदा न खासा कोई कन्फ्रंटेशन होगा या कोई अब्यूज होगा। उसके लिए हमने बिल्कुल तमाम इदारों को जो है वो सेंसिटाइज किया है कि इंसानी तरीके से इनकी जो है वो वापसी। तो जो अफगान हुकूमत है उसके साथ कोई मैकेनिज्म भी तय हुआ था? नाखुश तो डेफिनेटली वो हुकूमत है, ताहिर खान साहब ने भी ये बात की और हम भी जानते हैं, लेकिन जाहिर बात है उनके शहरी हैं और वापस उन्होंने अपने वतन जाना है और फिर उस हुकूमत का अरेंजमेंट है कि वो कैसे उनको इंगेज करती है। ये जो बॉर्डर क्रॉसिंग है और जो डिलीवरी है या जाना है इन लोगों का, वहाँ पे पहुँचना है, इस सिलसिले में कोई मैकेनिज्म भी है आप लोगों का? वहाँ पे कुछ नुमाइंदगान अफगान हुकूमत के हैं या नहीं? ये लोग अपने नहीं बस पाकिस्तान बॉर्डर से जा रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ यही तक है कि हम अपने बॉर्डर से इनको विद ऑल प्रोसीजर और प्रोसेस के साथ इनको यहाँ से निकालें? बहरहाल ये अफगान शहरी है, इनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जब ये एग्जिट पॉइंट क्रॉस करते हैं फिर अफगानिस्तान की बनती है। और बहरहाल अफगान इस्लामी दौलत चाहे इस वक्त एक हुकूमत है, हम उनके साथ इंगेज है 3 लेवल पे, मोफा के लेवल यानी फॉरेन ऑफिस के लेवल पे उनके साथ इंगेज है काबुल के साथ कि इस प्रोसेस को स्मूथ बनाया जा सके और एक जॉइंट डायरेक्शन भी हो, एक प्रोटोकॉल भी हो। इसके अलावा सूबों के लेवल पे जो फ्लैग मीटिंग्स हमारे बलूचिस्तान यहाँ पे उनके हुए हैं जिसमें बॉर्डर सिचुएशन वहाँ पे लोगों को खाना पीना उनकी फैसिलिटीज और उनको बेहतर तरीके से जहाँ पे वो अकोमोडेट करना चाहते हैं तो एक फिजिकल इंटरेक्शन जो है उसके लिए भी टेम्पलेट भी बन गया है। ठीक है। जान चकजई साहब हमारे साथ मौजूद थे, निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। अफगानियों की यहाँ से जाने के हवाले से बता रहे थे कि जो सिस्टम है वो काफ़ी हद तक तेज़ हो चुका है प्रोसेस। ताहिर खान साहब आपने इनकी बात सुनी, क्या कहेंगे इस हवाले से? उनके मुताबिक जी प्रोसेस तेज कर दिया गया है, लेकिन जहां से जब वो बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो आगे जिम्मेदारी अफगान हुकूमत की है कि उनको किस तरह से हैंडल करते हैं। जी ये बात तो दुरुस्त है, आखिरी वाली के बॉर्डर के बाद उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन जो इन्होंने वज़ीर आज़म साहब की बात की है कि हिदायत और प्रोटोकॉल बयानात में तो आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि पाकिस्तानी जो लीडर्स हैं वो माशाल्लाह सबसे ज्यादा तेज होते हैं और प्रैक्टिकली अमली तौर पे ऐसा नहीं है। अब मैं कल गया हूँ, आप ऐसा करें ना, आपका नुमाइंदा तो वहाँ होगा ना, आपके जो दफ्तर है पेशावर में, उनको प्लीज आप भेज दीजिएगा, वो शायद गया भी होगा कल। तो लिहाजा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सरफराज बुख्ती साहब की निगरान वज़ीर दाखिला का बयान बार बार सुना है कि वहाँ पर खाना होगा, वहाँ पर दवाइयाँ होंगी, वहाँ पर ये वो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप खुद जाएंगे तो उनको पता चलेगा। हमारे वज़ीर आज़म, वज़रा, सूबाई, मरकजी ये दफातर में बैठते हैं, ये सिर्फ बयानात देते हैं, बयानात में माशाल्लाह इनसे कोई वो नहीं है, कोई मिसाली नहीं है। और साहब कल हमने इन सारे अमूर पे बात की थी, आप तो खैर ग्राउंड रियलिटीज़ हमें बता रहे हैं, क्योंकि कल हमें मेरे कम अज़ कम खदशात में ये चीज़ें ज़रूर थी, मेडिकल कैंप्स हों या खाना पीना हो, तो हमने ज़रूर इस पर डिस्कस कल अपने शो में किया था। और आप बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट कर रहे हैं, हम भी आपके बिहाफ पे भी और सारे लोगों के बिहाफ पे भी कि ठीक है वो पाकिस्तानी नहीं है लेकिन हमारे मेहमान ज़रूर हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें तमाम तर बुनियादी इंसानी हकूक़ के साथ यहाँ से रुखसत करें। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। आपका बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आपने अच्छी बातें की इंसानी हकूक़ के हवाले से और इंसानी हमदर्दी के हवाले से। हमने खैर जी इस पर हम बात करते हैं, उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ ज़रूर इस पर थॉट आएगी और अगर कोई कमी बेशी है तो उसको दूर किया जाएगा। ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात क्रिकेट की कर लेते हैं, हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब जरा तज्जिए का वक्त हुआ चाहता है ना। पहले हमारा तज्जिया था, अब जरा एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। और आपको मालूम है कल बहुत जबरदस्त मैच हुआ। वैसे मैच बड़ा अच्छा था, कम से कम हम पहले हाफ की बात करें तो बहुत ही अच्छा था। 350 रन बन गए और बहुत जबरदस्त हार्ड हिटिंग हुई, सेंचुरियां बन गई। दूसरे हाफ में फिर चिरागों में रोशनी रही। वैसे फिलिप्स का जो ना बल्ब थोड़ी देर ऑन रहा, उन्होंने कुछ 60 रन स्कोर किया और मुझे थोड़ा डर पड़ गया था। ये मैच वैसे 200 रन से भी पहले खत्म हो सकता था मिलासन, लेकिन वो जो 60-61 रन की इनिंग थी ना, उसने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया। पाकिस्तान को चाहिए था ये। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया, आपको बताएं, अगर आप कल नहीं देख पाए तो साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 190 रन से कल बड़े आम मैच के अंदर हराया है। और इसका पाकिस्तान को थोड़ा सा फायदा ये हुआ है कि पाकिस्तान अभी तक जो सेमीफाइनल की रेस है उसके अंदर इन है। इन केस अगर कल न्यूजीलैंड ये मैच जीत जाती तो फिर पाकिस्तान के चांसेस बिल्कुल तकरीबन खत्म ही हो जाते, ये कह सकते हैं। तो इस हवाले से हमने बात करी है। रिशाद महमूद साहब मौजूद है हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच रिशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया अर्ली इन द मॉर्निंग। कल के मैच में पाकिस्तानियों ने बड़ी दुआएं मांगी कि न्यूजीलैंड हारे और बहुत बुरे तरीके से हारे और ऐसा ही हुआ। वो जो उम्मीद की किरण हल्की सी रोशन हुई है हमारे लिए, आप किस तरह से देखते हैं कि पाकिस्तानियों की बद्दुआ तो नहीं लग गई न्यूजीलैंड को? नहीं जी, मेरा ख्याल है वही जो एक हार जो कॉन्फिडेंस को लो कर देती है, वही ऑस्ट्रेलिया से इतनी हरक्यूलियन एफर्ट न्यूजीलैंड ने की, बहुत करीब आ गया, लेकिन फिर जो हार गए तो एक बहुत शदीद मायूसी न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड के कैंप्स में फैली हुई थी। और उसके बाद फिर ये दूसरी लगातार हार है, तो ये डेफिनेटली उनका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है न्यूजीलैंड का। और अगर इमरान आपको याद हो तो मैंने कल कहा था कि साउथ अफ्रीका को एज है इस मैच में जी। तो साउथ अफ्रीका ने हराया और बहुत ही कैलकुलेटेड और बड़ी जबरदस्त बैटिंग की उन्होंने। तकरीबन 30 ओवर्स तक तो उन्होंने जरा कॉशियसली खेला, उसके बाद फिर उन्होंने विकेट नहीं गिरने दी और बेहतरीन बैटिंग की। बाद में जो फेंडर मर्व हैं उन्होंने बहुत ही जबरदस्त, तो वो बेहतरीन इनकी स्ट्रेटेजी नजर आ रही है। 300 प्लस के टोटल्स मुसलसल साउथ अफ्रीका ने किए, इसलिए अब साउथ अफ्रीका नंबर 1 पे आ गया है। और अब ये बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जब मैं पहले मैच देखा तो 38 for 1 था एंड देन 238 for 2 हुआ, तो इट वाज अमेजिंग। आई मीन बहुत ब्रिलियंट इनिंग्स थी और उसी ने फिर सहारा भी दिया। क्योंकि इससे पहले ऐसा लगता था कि अनबीटेबल है न्यूजीलैंड, जैसे अब फिल वक्त इंडिया लग रहा है, लेकिन हमने वर्ल्ड कप की ये भी हिस्ट्री में देखा है रिशाद साहब के वो टीमें जो अनबीटेबल होती हैं, जो अनबीटन होती हैं, इन दी एंड जाके कहीं ना कहीं ऐसे मैच में कोलैप्स करती हैं जहां पे कोलैप्स नहीं करना होता और फिर उनका बड़ा नुकसान हो जाता है। न्यूजीलैंड उन टीम्स में से एक है, इनफैक्ट साउथ अफ्रीका भी उन टीम्स में से एक है। तो ये जो अब मुसलसल शिकस्तों का सामना करना पड़ रहा है न्यूजीलैंड को, जिसने रन रेट को बुरी तरह इंपैक्ट किया है, क्या ये उनकी पॉइंट्स टेबल को भी आने वाले वक्त में आप देखते हैं इंपैक्ट कर सकता है? मैच उनका अभी बाकी है, पाकिस्तान के साथ भी बाकी है। जी हाँ, ये बिल्कुल उनके रन रेट से अब पाकिस्तान करीब तर आ गया है और डेफिनेटली पाकिस्तान इंशाल्लाह अगर उनको हराता है, लेकिन उसके बाद श्रीलंका से मैच है न्यूजीलैंड का, जिसमें न्यूजीलैंड डेफिनेटली एक बहुत बेहतर टीम है इस प्रेजेंट फॉर्म में। तो वैसे तो क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो श्रीलंका का मैच जरूर है और वो भी न्यूजीलैंड को हारना है अगर पाकिस्तान को आगे जाना है तो जरा सा मामला अभी तक काफी ट्रिकी है, लेकिन डेफिनेटली एक जिसे कहते हैं उम्मीद की किरण आई है और एक रोशनी नजर आई है। तो और जहां तक अर्मला वो कह रही है कि बद्दुआ की बात, वो बद्दुआ इस तरह से लगी है कि मैक हेनरी को जो है वो हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई है न्यूजीलैंड में और लोकी फर्गुसन पहले ही जख्मी है, तो दो ये फास्टेस्ट बॉलर उनके पाकिस्तान के मैच में नहीं होंगे। दूसरी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही की बात है, वो ये है कि उस दिन पाकिस्तान की पूरे वर्ल्ड कप का पहला डे मैच है बेंगलुरु में जी, इट्स अ डे मैच। तो उसमें मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को एक इंस्टिंक्ट मेरी कहती है कि डे मैच में पाकिस्तान को एडवांटेज है। ओके, डेफिनेटली नाइट में खेलने में जरा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन डे मैच में डेफिनेटली मैं समझता हूं बहुत अरसे तक खेलने के पाकिस्तान से सिमिलर कंडीशन है इंडिया की उस लिहाज से, तो डे में पाकिस्तान मैचेस बहुत ज्यादा खेलता है। आई थिंक उसमें डेफिनेटली पाकिस्तान को एडवांटेज होगा। ठीक हो गया। आज जिस तरह से अभी आपने खुद भी बात की कि पाकिस्तान के लिए अभी भी उम्मीद की किरण है, लेकिन बहुत सारे ऐसी आगे फैक्टर्स हैं जो कि आप बेहतर तौर पे भी जानते हैं कि अगर मगर वाली सिचुएशन अभी भी बरकरार है और अगर अब न्यूजीलैंड के मैचेस हैं और आगे इन सारी चीज़ों को देखना है, तो इस पॉइंट्स टेबल के ऊपर पाकिस्तान को पोजीशन लेने में या सेमीफाइनल्स में जगह बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है पिछली एक जीत के बाद और बहुत अच्छे तरीके से जीतने के बाद पाकिस्तानी टीम का जो कॉन्फिडेंस है, जो इतनी लगातार हार के बाद तो डाउन हुआ था, बेहतर होगा और अगले मैचेस में पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर पाएगा?
जी हाँ, मुझे बिल्कुल डेफिनेटली लग रहा है एक जीत से बड़ा फर्क पड़ता है एक टीम के मेंटल मेकअप पर। और मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा दो चीजें फैक्टर बहुत काउंट कर रहे हैं इसमें। तो फखर जमान की जबरदस्त वापसी बहुत ज्यादा की फैक्टर है, और उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक का तो फॉर्म में है ही वो, लेकिन उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी का जो कॉन्फिडेंस आया है, उन्होंने 100 किए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें अचानक फैक्टर्स आर वर्किंग फॉर पाकिस्तान। इंशाल्लाह लेट्स होप के बिल्कुल उसको बरकरार रखें, लेकिन ये जरूर है कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों को पाकिस्तान को एक अच्छे मार्जिन से अच्छा, एक बड़ा पॉइंट नुक्ता इरशाद साहब हमारी बॉलिंग के हवाले से है। हमने मुख्तलिफ बॉलर्स को तो हम तब्दील करते रहे हैं, कुछ इंजरीज की वजह से, कुछ वैसे ही। हारिस रऊफ को हमने तब्दील नहीं किया, लेकिन हारिस रऊफ वो बॉलर हैं, 2 के वो विकेट्स भी निकालते हैं, क्रूशल टाइम पे भी ले लेते हैं, लेकिन बड़े एक्सपेंसिव रहे हैं खासतौर पे इस वर्ल्ड कप के अंदर। और कंपैरेटिवली हसन अली भी इकोनॉमिकल रहे हैं उनके मुकाबले में। और अब पिछले 2 मैचेस में वसीम को भी हमने देखा है कि वो न सिर्फ अच्छी लेंथ के साथ बॉल कर रहे हैं, पेस अच्छी निकाल रहे हैं, बल्कि वो इकोनॉमिकल भी रहे हैं एज कंपेयर टू हारिस रऊफ। तो हारिस के हवाले से हमने सेकंड थॉट नहीं दी, क्या हम ठीक कर रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं, उसको भी हम सेकंड थॉट दे सकते हैं? मे बी वी कैन कम अप विद शाहीन, हसन एंड वसीम इन अ मैच, ऐसा कर सकते हैं हम, या नहीं ऐसा नहीं है, ये रिस्क नहीं ले सकते? जी जी इमरान साहब, आई टोटली एग्री विद यू। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक आध विकेट लेना हारिस रऊफ जो कर रहे हैं, चले 2 भी ले, लेकिन इतना ज्यादा रन दे रहे हैं कि उससे पाकिस्तान जो है बड़ा बैकफुट पे हो जाता है और एक डिसएडवांटेज हो जाता है। तो डेफिनेटली और ये मैं समझता हूँ कि एक स्पिन का बहुत भरपूर और अच्छा कॉम्बिनेशन पाकिस्तान को खिलाना चाहिए न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्योंकि अगर आप देखें तो महाराज जो साउथ अफ्रीका के बॉलर हैं, उन्होंने 4 विकेट्स लिए और ऑलमोस्ट अनप्लेएबल थे कल न्यूजीलैंड के लिए। बहुत कम न्यूजीलैंड के बैट्समैन उनको मार सके, रन दे सके उनसे। तो ये बड़ा की फैक्टर है कि कॉम्बिनेशन हमारा बेस्ट जाना चाहिए और बहुत ज्यादा रन कंसीड नहीं करने चाहिए। कल हमारे एक साफी दोस्त मजहर अरशद साहब, उन्होंने तो कल एक अपने तौर पे स्टैट्स कुछ निकाले, स्टैट्स के हवाले से वैसे बड़ा अच्छा उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि हम कोई 83-84 रन से अगर बीट करें या फिर कम से कम 35 ओवर्स में चेस करें अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो हम एक कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे। एक तो हमें ये भी मालूम है। अच्छा, दूसरा मैं चाहता हूं कि हम मिस ना कर जाएं, आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट्स बिटवीन इंडिया वर्सेस श्रीलंका। ये दोनों टीम्स जब भी खेलती हैं, बीइंग क्रिकेट व्यूअर मैं बड़ा एक्साइटेड हो जाता हूं, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि दोनों शायद एशियन हैं, दोनों अच्छी टीम्स हैं और दोनों टीम्स कुछ भी करने की सलाहियत रखती हैं। खासतौर पर श्रीलंका को अगर मैं कहूं, आप आज का मैच कैसा देख रहे हैं? अच्छा क्रंची मैच देख रहे हैं या वन साइडेड मैच देख रहे हैं आप, सीइंग द इंडियाज करंट परफॉर्मेंस? जी हाँ, रिसेंट पास्ट में पिछले 1-1.5 साल में श्रीलंका ने सरप्राइज भी किया है इंडिया को T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, अगर आपको याद हो। और तो बहुत ज्यादा यानी उन्होंने डेफिनेटली इंडिया के खिलाफ एक उनकी एफर्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजर आती है श्रीलंका की, और वो सरप्राइज करने की सलाहियत भी रखते हैं। उनके यहाँ 2-3 प्लेयर्स बहुत अच्छे फॉर्म में हैं, लिटन दास हैं, और जिस तरह से आई मीन सॉरी लिटन दास इज फ्रॉम बांग्लादेश। जी बांग्लादेश, आई एम सॉरी, मैं उनको कह रहा हूं, लेकिन उसके 2-3 प्लेयर्स बहुत फॉर्म। मैं जरूर इंडोर्स कर देता, लेकिन मुझे आज तक श्रीलंकन प्लेयर्स के नाम याद नहीं हुए। बड़ा मुश्किल है। देखिए उनकी बॉलिंग कॉम्बिनेशन ही पिछले जी जी उन्होंने 5 बॉलर इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो मैं समझता हूँ कि ये इंडिया अपने जहन में शायद एक ओवर कॉन्फिडेंस के स्टेट ऑफ माइंड में, और तो वो हो सकता है श्रीलंका को उसका एडवांटेज हो। लेकिन वैसे जिसे कहते हैं ऑन द ऑड्स, डेफिनेटली इंडिया इज ओवरवेलमिंगली अ फेवरेट। इंडिया फेवरेट है, नो डाउट, बड़ा अच्छा परफॉर्म करिए। थैंक यू वेरी मच रिशाद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, क्रिकेट के ऊपर तज्जिया दिया। लेकिन जाते जाते आईसीसी ने बेस्ट कैचेस की अभी तक की एक वीडियो जारी की है। हारिस रऊफ का कैच बहुत अच्छा था, दैट वाज अ ब्रिलियंट कैच। आई रिमेंबर जो उन्होंने खुद बॉल करके अपने यू नो उस फॉलो थ्रू में पकड़ा था और फिर बॉल थ्रू की थी, दैट वाज वेरी नाइस। और हारिस रऊफ ने वैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ विकेट भी ले ली थी जो अंपायर साहब ने खा गए, और फिर हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच हार गए। चलिए कोई बात नहीं, ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब हम बात करेंगे बच्चों की सेहत के हवाले से। आपको पता है मौसम तब्दील हो रहा है, सर्दियों की आमद है, और बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं, इस वेदर के साथ, वेदर चेंज के साथ बच्चे बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस का शिकार होते हैं। और साथ साथ आपको पता है स्मॉग का एलिमेंट भी है जो इन बीमारियों को मजीद ट्रिगर कर देती है। स्मॉग ने जहाँ मुख्तलिफ शहरों को अपनी गिरफ्त में ले रखा है, उनमें लाहौर आपको पता है सरे फहरिस्त है। और आज हम बात करेंगे कि 7 साल तक के बच्चों को सर्दी से कैसे बचाया जा सकता है, उन्हें ग़िज़ा कौन सी देनी चाहिए, कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके बच्चों को बीमारियों से बचाया जा सकता है, और स्कूल जाने वाले बच्चों के हवाले से स्पेसिफिकली कि उनको लंच बॉक्स में क्या दिया जाए, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ हमाला खान मौजूद हैं, शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच हमाला, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक।
अमाला, सबसे पहले तो हम बच्चों की डाइट के हवाले से बात करेंगे, लेकिन स्टिल वेदर है, वेदर चेंज हो रहा है और वायरल इन्फेक्शंस है, नज़ला ज़ुकाम, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, कुछ बच्चों को एस्थमा ट्रिगर होता है स्मॉग की वजह से। सो ओवरऑल एक पिक्चर हमारे सामने रखें कि इस वेदर में अपने बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है थ्रू डाइट एज वेल। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है बच्चों में ये जो शिकायत हैं फ्लू की और इन्फेक्शंस की बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। इसमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो हम लोगों को बच्चों की डाइट में कुछ ऐसी चीज़ों को शामिल करना चाहिए जिससे उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाए। जैसे ही उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी तो वो अल्टीमेटली अपनी ग़िज़ा के थ्रू ही इन इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं। इस एज के जो बच्चे होते हैं उनको एनर्जी वैसे भी ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि एक तो उन्होंने अपनी बॉडी को वार्म रखना होता है, दूसरा इन्फेक्शन से लड़ना होता है और तीसरा वो अपनी लाइफ की कॉम्प्लेक्स स्टेजेस की तरफ जा रहे होते हैं जिसमें उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो हमें डिफरेंट फूड ग्रुप्स जो हम इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं उसमें हमें कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करनी चाहिए। अब बात करें कि हम उनकी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले हमें विटामिन सी, जिंक, विटामिन ए, इस तरह के विटामिन और मिनरल्स उनकी डाइट में शामिल करने चाहिए। अब हमें ये देखना है कि हमें इस तरह के विटामिन और मिनरल्स कहाँ से मिल रहे होते हैं। ठीक, जैसे जैसे सर्दियाँ करीब आती जा रही हैं आप देखेंगे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं, हरे पत्तों वाली जो सब्जियां हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, जैसे कि पालक, साग, मेथी, लेटिस, कैबेज, इस तरह की सब्जियां ज़्यादा हो जाती हैं जिसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स का बहुत एसेंशियल कंपाउंड मौजूद है। इसी के साथ साथ उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं जो कि एक तो बच्चों को न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं और अल्टीमेटली उनकी इन्फेक्शंस में लड़ने के लिए उनकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर रहे होते हैं। तो सब्जियों में तो अगर आप देखें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ स्वीट पोटैटो जिसे हम शकरकंदी भी कह रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा मजे की है और बच्चे उसको बड़े शौक से खा रहे होते हैं बिकॉज वो सॉफ्ट होती है। तो बच्चे नहीं खाते हैं। इसका एक तरीका है जो हम लेटर ऑन डिस्कस कर सकते हैं कि सब्जियां खाने का एक तरीका होना चाहिए। बच्चों को सब्जियां जरूर इंट्रोड्यूस करवाएं। जैसे हम कहते हैं कि जब उनको माएँ जो होती हैं वो सॉलिड फूड्स इंट्रोड्यूस करवा रही होती हैं तो हम चाहते हैं कि तभी से माएँ उनको सब्जियां जरूर इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि बच्चों को पता चले लेटर, क्योंकि जो चीजें वो उस स्टेज में डेवलप करते हैं और उनके टेस्ट बड्स डेवलप होते हैं वही वो लेटर इन लाइफ कंज्यूम कर रहे होते हैं। आप देखेंगे जब माएँ सॉलिड फूड्स इंट्रोड्यूस करवाती हैं तो वो फ्राइज बहुत ज़्यादा कंज्यूम करवाती हैं बच्चों को, लेटर इन लाइफ फिर उनकी यही आदत डेवलप हो जाती है। तो सब्जियां खिलाने का भी एक तरीका होना चाहिए कि आप उनको खीर की फॉर्म में, ब्लैंड फॉर्म में ज़रूर खिलाएं। 2 साल या जब भी वो उनके सॉलिड फूड स्टार्ट होते हैं तभी से खिलाना शुरू करें ताकि लेटर इन लाइफ हो। ठीक है, फिर हमने सब्जियों की बात की, इसके साथ साथ हम फ्रूट्स की बात करेंगे। बहुत सारे सिट्रस फ्रूट्स हमारे पास सर्दियों में अवेलेबल होते हैं जिसमें फ्रूट्स कहते हैं जी, जिसमें विटामिन सी की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें ऑरेंजेस आ जाते हैं, हमारे पास किन्नू, मौसमी, इस तरह के फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं जिनके हम जूसेस बना के बच्चों को दे सकते हैं। सब्जियों में हमारे पास गाजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिसको हम डिफरेंट शेप्स में कट करके बच्चों के लंच बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि वो 1 से 2 टुकड़े भी अगर उसके कंज्यूम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये तो हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात कर ली। इसके साथ साथ बहुत सी माएँ ये शिकायत भी करती हैं हमारे बच्चे तो दालें भी नहीं खाते हैं। तो दालें भी जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब अगर आपने दालें कंज्यूम करवानी है बच्चों को, ज़रूरी नहीं है कि आप रोटी के साथ ही डाल दें, आप उसका सूप बनाकर भी बच्चों को दे सकते हैं जो कि अल्टीमेटली एक तो उनके लिए प्रॉपर क्विक मील भी होगा। अच्छा, सॉरी मैं हमारा आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, जिस तरह आप दालों की बात कर रहे हो या दीगर चीज़ों की, हमारे यहाँ नॉर्मली बच्चों अनफॉर्चुनेटली जब वो स्कूल्स जा रहे होते हैं बच्चों को देखते हैं वो प्रोसेस्ड फूड लंच बॉक्सेस में लेकर आ रहे होते हैं, फ्राइज की आप बात कर रही हो, नगेट्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ज़ाहिर है बच्चा दूसरे बच्चे को देखता है। अब वो घरों में माओ ने लंच बॉक्स बनाने का या कबाब बनाने का वो ट्रेंड काफी हद तक खत्म हो गया। आई रिमेंबर कि हमें तो घरों से पराठे टाइप भी बना के दे दिए जाते थे, तो हमें अट्रैक्टिव वही लगते थे। सो माओ के लिए भी कुछ होना चाहिए ना कि उनको भी तरद्दुद करें तो बच्चा खाए भी। देखिए हरमला, इसमें सबसे ज्यादा काउंसलिंग माओ की ही जरूरी है कि माओ को ही अपने बच्चों को पिकी ईटर्स बनने से बचाना चाहिए। एग्जैक्टली यही है। सो माएँ जब तक बच्चों के फूड्स को, अब ये नहीं है कि आप उनको बिल्कुल सब्जियों और फलों पे लगा दें, आप उनको उसको इस तरह से अट्रैक्टिव बना कर दें कि बच्चे उसको खुशी से खाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अभी तक बहुत सी माओं को समझ नहीं आता। अगर आप उनके लंच बॉक्स में फ्राइज ऐड करें, अगर आप उनको आलू इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो आप कोशिश करें उनको मैश्ड फॉर्म में इंट्रोड्यूस करवाएं। वाई यू आर गोइंग फॉर फ्राइज और समथिंग लाइक दिस, अगर आपको नगेट्स या प्रोटीन्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं तो कोशिश करें कि ग्रिल्ड फॉर्म में थोड़ी कंजम्पशन में उनको प्रोटीन इंट्रोड्यूस करवाएं। एग्जैक्टली, घर पे बनाएं। दालें इंट्रोड्यूस करवानी है तो दाल वाले कबाब बनाएं ताकि वो उनके सैंडविचेस बन जाए। बच्चे सैंडविचेस बहुत शौक से खा रहे होते हैं, लेकर भी जाते हैं स्कूल्स में, तो ऐसी चीजें करें कि आप ही उनको मॉडिफाई करके उनकी चीजें दे रहे हो ताकि वो अल्टीमेटली उनके लिए अट्रैक्टिव भी हो। अब जैसे हम दालों की बात कर रहे थे, अगर बच्चे को किसी दाल का कबाब बनाकर आप उनके सैंडविच में लगा कर दे रहे हैं तो वो इनको इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट कर रहा होगा। जैसे सर्दी की भी बात है कि इन्फेक्शन के लिए हमारे पास ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि दालों के अंदर भी आपको पता है फाइबर की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी मौजूद है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं। तो एक तो हमें
हमें ये इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट कर रहे होंगे, दूसरा बच्चे को ये फुलनेस की फीलिंग दे रहे होंगे, उन्हें बार बार भूख का एहसास नहीं हो रहा था। जब फास्ट फूड्स की बात करें, वो बच्चे खाकर भूख का एहसास बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो प्रोसेस फूड्स होते हैं, उसमें हमारे पास सिर्फ कैलोरीज होती हैं, न्यूट्रिएंट्स तो होते नहीं हैं। सो जैसे ही वो कैलोरीज का इंटेक ज़्यादा कर लेते हैं तो क्या होता है कि वो अल्टीमेटली उनकी भूख की शिद्दत भी ज़्यादा हो जाती है, उनका वजन भी नॉर्मल से ज़्यादा होने लग जाता है, और फिर डिफरेंट किस्म की जो और ये जो बाज़ औक़ात बच्चे होते हैं वो खा रहे होते हैं, यानी कि ठीक खा रहे होते हैं, माएँ कहती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कहती हैं भाई मेरा बच्चा मोटा नहीं होता, सेहत नहीं पकड़ता, पतले पतले बच्चे होते हैं। इसकी क्या वजह है? क्या इसका वाकई हमारा जो फूड की कॉम्पोजिशन है ना, जैसे आपने कहा कि आलू आपने देना है, फ्राइज भी आलू है और मैश पोटैटो भी आलू है, लेकिन दोनों का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है फर्क हो जाती है। तो क्या ये फूड कॉम्पोजिशन का मसला है, आपकी अपनी बच्चे की बॉडी का इंटरनल जो डाइजेस्टिव सिस्टम इसका मसला है, इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं? ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे पहले माओ को ये बात याद रखने की जरूरत है कि इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अच्छा। अगर आपका बच्चा लीन है या बहुत ज्यादा ऑबीज है, ठीक है, हम सबसे पहले तो बच्चों के लिए टर्म्स यूज ही नहीं करते हैं कि वो लीन है या ऑबीज है, हम कहते हैं कि उसका वजन नॉर्मल से कम है या नॉर्मल से ज्यादा है, ठीक है, ताकि माओ पे इस चीज का प्रेशर ना आए कि उनका बच्चा मोटा हो रहा है, पतला हो रहा है। अब अगर उनका बच्चा का वजन नॉर्मल से कम है तो हो सकता है कि वो अपने डेवलपिंग स्टेज में हो। जब बच्चा डेवलपिंग स्टेज में होता है, डिफरेंट किस्म की चीजें सीख रहा होता है, स्कूल गोइंग होता है, एक्टिविटीज कर रहा होता है, उसके दांत डेवलप हो रहे होते हैं, चीजें उसके अंदर से जो उसकी किडनी, स्टमक, वो उसने डिफरेंट किस्म की चीजों को टॉलरेट करना होता है, तो समटाइम्स जो वेट होता है वो नॉर्मल से कम या ज्यादा हो जाता है। तो इसमें इस चीज में परेशानी की पहले कोई बात नहीं। आप बहुत सारी माओं को देखेंगे जो उनको अगर वो उनका जबरदस्ती खिला रही होती है, नॉर्मल से कम है तो वो फोर्सफुली खिला रही होती है और पनिशमेंट या रिवॉर्ड से एसोसिएट कर देती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, आपने बच्चों को कभी भी फोर्सफुली खाना और क्योंकि कहते हैं कि अगर बच्चों को आप जबरदस्ती खिलाते हो तो उसको वो लगता ही नहीं है, क्योंकि उसका दिमाग, उसका वो सारी चीजें उसको पनिशमेंट की तरफ ले जाता है। पनिशमेंट और रिवॉर्ड से चीजों को एसोसिएट ना करें, बच्चा जितना खा रहा है उसको उतना खिलाएं। हाँ, उसकी हैबिट्स अच्छी डेवलप करें, खाते हुए टीवी ना देखे, पूरी फैमिली के साथ बैठ के खाए, फैमिली भी वही खाए जो बच्चा खा रहा है। बड़ी आम बात करी। एग्जैक्टली, फैमिली भी वही खाए जो बच्चा खा रहा है, प्रॉपर एक टेबल सेट हो एंड ऑल, और 3 मेजर मील्स उसको जरूर दें जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर है, 2 स्नैक्स उसको जरूर दें जिसमें मिड मॉर्निंग स्नैक और इवनिंग स्नैक है। तो इस तरह की चीजें जब तक हम बच्चों को इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे सो वो हम इस परेशानी में एंड ऑब्वियसली बच्चों, बहुत सारी मदर्स को प्रॉब्लम होता है कि बच्चा दूध नहीं पीता, और कुछ बच्चे दूध के ऊपर ही गुजारा कर रहे होते हैं और उनकी सॉलिड डाइट्स नहीं होती। उस तरह के पेरेंट्स बहुत ज्यादा कंप्लेन करती हैं मदर्स। इन दोनों सिचुएशंस में आप क्या रिकमेंड करें? ठीक है, अगर बच्चा आपका लेटर इन लाइफ आकर, क्योंकि ऑब्वियसली शुरू में तो वो दूध ही कंज्यूम कर रहा होता है, लेटर इन लाइफ आकर दूध की कंजम्पशन उसने कम कर दिया तो ये भी ठीक है, आप उसको सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करवाएं। कैल्शियम आप उसका योगर्ट से पूरा कर लें। आप कॉटेज चीज़ जो है वो बच्चों के लिए, अंडरवेट बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको कॉटेज चीज़ दे सकती हैं। ब्रेड पे स्प्रेड करके कॉटेज चीज़ माएँ घर पे बना सकती हैं। दूध का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जिसमें आप वो डालते हैं, वो दूध को स्ट्रेन करके रख लेते हैं, तो उसमें हमारे पास घर पे ही कॉटेज चीज़ निकल आती है, तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। योगर्ट के अंदर फ्रूट्स डालकर दिए जा सकते हैं, इसमें कैल्शियम भी चला जाएगा, फ्रूट्स भी चले जाएंगे हमारे पास। दूध अगर वो प्लेन नहीं लेना चाह रहा, उसको ब्लेंड लग रहा है, तो उसके अंदर आप चीनी की बजाय हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं या गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी का इस्तेमाल ना करें क्योंकि चीनी अगेन बच्चों की हड्डियों के लिए जो है वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो रही होती है। तो इस तरह की चीजें डिफरेंट अगर आप ट्राई करेंगे तो बच्चे जरूर मिल्क कंज्यूम करेंगे। और बच्चों के लिए भी कोई एक चीट डे तो हो सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज समथिंग कि आप बच्चों को ना रोकें कि नगेट्स नहीं खाने, फ्राइज नहीं खाने, जंक फूड नहीं खाना। तो एक दिन आप उनका चीट मील मैं बच्चों के आप फेवरेट हो गए। थैंक यू वेरी मच। हवाला बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। बच्चों की डाइट के हवाले हम बात कर रहे थे, अपने बच्चों को खाने दें और जो हेल्दी डाइट है जरूर उस पर उनको फोकस रहने दें, क्योंकि ऑब्वियसली जंक फूड खाने, चीट डे के लिए इमरान ने उनकी एक सिफारिश की है कि एक दिन चीट डे होना चाहिए। सो हेल्दी डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उनकी नशो नुमा के लिए ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। हवाला ने बड़ी इन डिटेल हमें बताया। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहे एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। सफर है शर्त आपको दिखाते हैं, और मेहदी बुखारी साहब के साथ वकार मलिक साहब की गुफ्तगू है कि लंबे लंबे सिलसिले हैं। उसका आज कौन सा पहलू है जो आपके सामने आ रहा है और उनकी कौन सी फोटोग्राफ है जिसको आज डिस्कस किया जा रहा है। देखते हैं आज का सफर है शर्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र है शर्त स्पेशल। सैयद मेहदी बुखारी हमारे मेहमान हैं। उनकी जो ज़बरदस्त किस्म की तस्वीरें हैं, उसके जो पस पर्दा कहानी है उस पर बात हो रही है कि तस्वीर लेते वक्त फ़ोटोग्राफ़र जो है वो कहाँ था, किन हालात में था, ये तस्वीर कैसे खींची गई, इस तस्वीर के पीछे कोई दिलचस्प कहानी है। क्योंकि ये जो तस्वीर हैं जो आलमी शोहरत हासिल करती हैं, उनके पीछे यकीनन कोई ना कोई कहानी होती है, बल्कि हर फन पारे के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है।
जो आलमी शोहरत हासिल करता है। तो बुखारी साहब की आज की जो हमने तस्वीर सेलेक्ट की है वो इस वक्त आप देख रहे हैं, और ये जो तस्वीर है इसकी जुजियात पे ज़रा गौर कीजिए, क्या खूबसूरत फन पारा है। और अगर आप पामीर की बुलंदियों की तरफ जाएँ और जो वाखान की पट्टी है और ये जो तमाम इलाका है, इसमें जो स्केल है वो बहुत कमाल है, और फिर स्पेशली जो लाइट का खेल है, रोशनी का, वो बड़ा कमाल होता है। तो बुखारी साहब से पूछते हैं कि ये जो तस्वीर है ये आपने कब ली, और इसके पस पर्दा कोई कहानी है तो वो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। ये ब्रोगल वैली है और सितंबर 2019 का ये विज़िट है मेरा। अच्छा, ये यॉर्क हैं और लाइन में चल रहे हैं, और उस इलाके में ब्रोगल में चरागाहें हैं और लोग यॉर्क्स पालते हैं अपनी बूदोबाश के लिए, गुजर बसर के लिए। अच्छा, ब्रोगल का सफ़र एक तो बहुत लंबा सफ़र है। आप चतराल से शुरू होते हैं, 18 घंटे की जीप राइड यारखून वैली पार करते हुए आप ब्रोगल पहुंचते हैं, और सबसे पहला गांव आता है इश्करवास, बहुत खूबसूरत गांव है। उसके आगे आता है घरेल। घरेल पे जीप ट्रैक ख़त्म हो जाता है, फिर पैदल हो जाते हैं। ठीक है। तो घरेल से मैंने लिया पोर्टर, सैफुल्ला मकामी नौजवान था, हम दोनों चल पड़े। एक तो पीछे से लंबा सफ़र किया हुआ था, तो चलते चलते रास्ते में एक जगह आती है लैला रबात, गुजरों की कुछ बस्ती हैं, और वो उस साइड की आखिरी इंसानी बस्ती है, उसके बाद कुछ भी नहीं। सही। करम्बर झील की तरफ हमारा सफ़र था, तो लैला रबात में रुके। मकामी गुजर कोई 6-7 घरों पे मुश्तमिल वो सेटलमेंट है, वो आ गए जी। ठीक है। मुझे कहने लगे हमारी तरफ आकर रुक जाओ, क्योंकि मैंने कैंप लगाया। मैंने कहा नहीं, मैं कैंप में इजी। थोड़ी देर बाद हुई बारिश, बहुत तेज़ बारिश हुई। फिर आए, क्या बारिश हो गई, आ जाओ। मैंने सोचा कि हालात वाकई ख़राब हैं, तो चलो चले जाएं। मैं चला गया। मेरे पास ये यहाँ से लाहौर से ना कुछ टिन फूड थे, मैं अपने शौक़ से ले गया था। उसमें कुछ टिन पैक आलू कीमा, को निहारी, को पाए, इस तरह ना मैं वो भी ले गया। मैं कहा चलो इनके साथ खाना भी खाते हैं, ज़ाहिर है मैं इनका मेहमान बनाऊँ। लेकिन सर उनके जो हालात थे ना वो ये थे कि वो टिन पैक जब खोला ना, मैंने कहा ये खाना, उन्होंने कहा ये क्या है। उन्होंने आज तक वो चीज़ें खाई नहीं थी। मैं फिर उनको बताऊँ ये आलू कीमा है, ये निहारी है, और वो कुछ चीज़ें वो। अच्छा, मुझे ना फिर उनकी हालत में मैंने कहा देखो यार, किधर ये किस माहौल में रहते हैं, और आज तक इनको नहीं पता कि ये क्या चीज़ें। खैर वो रात बीती, अगली सुबह मैं निकल गया करम्बर झील। करम्बर झील के किनारे मैंने 2 दिन 2 रातें कैंप की। अब मैं जब वापस आ रहा था ना, तो मेरा जो पोर्टर था वो मेरे पास आया, कहता सर जी एक मसला हो गया। मैंने कहा क्या? कहता है हमारी कोई फौतगी हो गई है, मैं कहीं आगे पीछे पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, तो मेरा चाचा मुझे इतला देने आया है। ठीक है। वो घोड़े पे आया है, तो आप जाने घोड़ा जाने, ट्रेल का आपको पता है, सीधी ट्रेल बनी, आप घोड़े पे बैठ जाएं, ये आपको पहुँचा देगा। मैं चाचा के साथ जा रहा हूँ फौतगी पे। मैंने कहा चलो। वो घोड़ा मुझे देख के और गायब। अब मैं और घोड़ा, वो सामान उसने पीछे बांध दिया, मेरा कैमरा बैग। अब मैं बैठा हूँ, चला हूँ, वो चलता जा रहा है, और मुझे उसने इसका कोड वर्ड बताया कि इसका नाम चिराग है, अगर कहीं रुका ना तो आपने छू छू कहना है, चिराग को चिराग चल पड़ेगा। नहीं सर जी, मैं चलता रहा। ये लैला रबात के पास जहाँ पे ये तस्वीर आप जो आ रही है, ये उसी की पुश्त पे बैठी हुई तस्वीर मैंने खींची। दूर से मुझे यॉर्क आते नजर आए। इसके लिए आपको कोई मतलब ट्राइपॉड पे या सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी? ना। अच्छा। वही गले में कैमरा था, चिराग के ऊपर मैं था, वो तस्वीर मैंने खींच ली। ये जो थे ना यॉर्क, ये तो दूर थे, मैडो में चलते आ रहे थे। ये जब मैं भी इस तरफ से आ रहा, वो इस तरफ से आ रहे, जब आमना सामना हुआ ना चिराग का इन यॉर्क्स के साथ, तो यॉर्क्स ने गुड़गुड़ाना शुरू कर दिया घोड़े को देख के। अब इधर घोड़ा अपसेट हो गया। उसने अगली दोनों टांगे उठाई, मैं पीछे, कैमरा बैग मेरे ऊपर। मैंने कहा ये क्या हो गया? अच्छा, वो इन्होंने ना घेरा डाल लिया उसको, घोड़े को। हाँ, यॉर्क्स ने। और इनमें एक हेड यॉर्क था, सरदार यॉर्क, वो ऐसे सींग के साथ टक्कर मारने के लिए आता था, फिर ब्रेक लगा लेता था, फिर आता था, फिर ब्रेक लगा लेता था। अब ये सूरत हाल देख के मैंने कहा मैं कैसे पहुंचूंगा, मैं तो डेडलॉक हो गया। तकरीबन 1 घंटा लगा। मैं वो तो नीचे था, कैमरा बैग मैंने फिर अपनी पुश्त पर डाल दिया, घोड़ा चले ना, वो ही नहीं ना आए, ऊपर से उधर से जाक गुरगुराए यही वाले। मैं फिर दुआएं मांगी, मैंने कहा ये हाल है, सूरत हाल से ने कहा या तो मैं घोड़े को छोड़ के चला जाऊँ, तो उसने कहना घोड़ा किधर है, तो यहाँ फिर ये याक जाए तो मैं घोड़े को लेके जाऊँ। 1-1.5 घंटे बाद याक्स ने उनकी जान छोड़ी है हमारी, और उसके बाद घोड़े ने मुझे अपने ऊपर सवार नहीं होने दिया, वो डर चुका था उनसे। मैं उसको घसीटता ला के रहा हूँ। शाम ढल गई बिल्कुल, मैं दोबारा लैला रबात पहुंचा ना, तो एक नौजवान कहीं गाँव के बाहर कोई देख रहा था अपने जानवर, उसने मुझे देखा,
तो वो ऊंची ऊंची कहता है आलू कीमे वाला आ गया। फिर लाला बात मैं रात को रुका, फिर उसकी पे बातबाजी, और ये तस्वीर मुझे इसमें याद रह गई कि किसकी ये जो स्टोरी है। क्या खूबसूरत कहानी है लाला रबात की। और लोग जो हैं देखें, अंदाज़ा लगाएं कि कितने मतलब सादगी से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और ज़मानों से बसर कर रहे हैं, वो एक्सपोजर ही नहीं है। और एक तस्वीर के पीछे जो आपको एक्सपोजर मिला वो बड़ा कमाल है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात ये है कि सैयद मेहदी बुखारी साहब ने ये जो तस्वीर ली है, और ये साकत तस्वीर है, इस साकत तस्वीर को आप घंटों घूर सकते हैं, लेकिन जो फ़ोटोग्राफ़र है उसकी जो तरबियत का सामा हुआ है और उसको जो एक्सपोजर मिला है वो यकीनन बहुत ज़्यादा है। और इसी हवाले से मेरे ख्याल में जितने भी दुनिया में बड़े फ़ोटोग्राफ़र्स हैं और फ़नकार हैं किसी भी हवाले से, उनको ऑटोबायोग्राफ़ी ज़रूर लिखनी चाहिए, क्योंकि इससे मालूम होता है कि इन फ़नपारों के पीछे क्या क्या दिलचस्प और क्या क्या कमाल कहानियाँ हैं। इन्हीं कहानियों के साथ हाज़िर होते रहेंगे। देखते रहिए सफ़र शर्त स्पेशल। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे गजा पर इजरायली जारियत का 27वां रोज भी जारी है। गजा पर इजरायली जारियत के हवाले से आपको बताएं तो 8,800 अफराद अब तक शहीद हो चुके हैं, जबकि 23,000 से ज़ायद अभी तक जख्मी हैं। गजा में 69 फ़लस्तीनियों पर जी मुजालिम के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक ने इसराइल से सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इंसानियत सोज कार्रवाइयों पर एहतजाज करते हुए चिली और कोलंबिया ने भी इसराइल से अपने सफ़ीर वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब कतर ने अमेरिका के ताउन से मिस्र, इसराइल और हमास के दरमियान सालिसी का मुआहदा तय किया है, जिसके तहत गजा से मखसूस इनखला की इजाज़त होगी। इस मुआहदे में जी दीगर मसाइल, जिसमें जो गिरफ्तार इसराइली है, गजा में इंसानी जो बहरान है वो कम करने जैसे मसाइल से मुंसलिक नहीं है, जहाँ लोग पानी, खुराक, ईंधन और अद्वियात की किल्लत का सामना कर रहे हैं। दूसरी जानिब जी मिस्र ने रफा क्रॉसिंग खोल दी है। एम्बुलेंसेस का पहला ग्रुप फ़लस्तीनी ज़ख्मियों को लेकर मिस्र पहुंच गया है। शदीद ज़ख्मी फ़लस्तीनी इलाज मिस्र के अस्पतालों में उनका किया जाएगा। दुनिया जंगी जराइम से बेपरवाह है इस वक्त। जो इसराइल की नस्ल कुशी की कोशिश है, जिसमें वो कामयाब हो रहा है काफ़ी हद तक, हर हद तक जाने के लिए कोशिशें इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों पर, आपको मालूम है, दिन रात बारूद की बारिश कर रहा है। कल तक जहाँ ज़िंदगी सांसें लेती थी, ज़िंदगी से भरपूर इलाके थे, वहाँ इस वक्त क्या इंसानी जिस्म और क्या इमारतें, मलबा नज़र आता है। मुंह चढ़ा रहे हैं ये मलबे के ढेर। बड़े बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, किस एज ग्रुप के लोग हैं, कौन इससे मुतासिर नहीं हुआ, ये सवाल कर रहे हैं दुनिया से कि दुनिया कब जागेगी। जब हम दुनिया से मिट जाएंगे क्या दुनिया तब जागेगी। हमारी लाशों पे भी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। और उससे भी अजियतनाक बात यह है कि जो लोग बिलक बिलक के मर रहे हैं, जिनको पानी, बिजली, बुनियादी सहूलतें मुयस्सर नहीं हैं, मुझे तो लगता है ऑक्सीजन भी मुयस्सर नहीं है, तो वो लोग, उनके बारे में दुनिया क्यों नहीं सोच रही। इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आज बच्चे, जिस तरह आज बड़े बुज़ुर्ग वहाँ पे सिसक सिसक के मर रहे हैं, तो वो दुनिया से कहते हैं कि तुम कब तक खामोश रहोगे। सवाल ये है कि इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। और कहाँ इस्लामी ममालिक, नए पावर सेंटर्स जिनकी हम बात करते हैं, वो भी इस पर तमाशाई नज़र आते हैं। मैं तो यही कहूँगा, पाकिस्तान की अगर बात करें, गुज़िश्ता रोज़ जो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब हैं, उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ पनाह गुज़ीनों के जो जबालिया कैंप पर आपको मालूम है हमला हुआ था इसराइल की बमबारी से, और सैकड़ों शहरी इसमें शहीद हुए थे, इनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये नाकाबिल फरामोश वाक़या है, पूरी दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। दुनिया नोटिस तो लेती है लेकिन कोई इक़दामात नहीं करती। हमारे साथ मंसूर जाफ़िर हैं, माहिर हैं मशरिक़ वस्ता अमूर के, उनसे ज़रा इस पर बात करते हैं। ये सिलसिला न सिर्फ बड़ा है बल्कि इसके ऊपर कोई नदामत नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है, और सिफारती सतह पे कोई कोशिश भी नहीं है उस तरह की सीरियस जिसके बाद इस पर कोई डेवलपमेंट हो, और रीज़न हम सब जानते हैं। मंसूर साहब, क्या तज्ज़िया है आपका मौजूदा सूरत हाल जो आ रही है? कुछ न कुछ उम्मीद की किरण ज़रूर सामने आई है इलाज की सहूलियात को लेकर या इमदाद के पहुँचने तक, लेकिन यकीनी तौर पर यह नाकाफ़ी है फॉर द मिलियंस ऑफ पीपल जिनके ऊपर यह जुल्म हो रहा है। यकीनन जी, जितने बड़े पैमाने पे इसराइल की जंगी मशीन ने जो है इस छोटी सी बस्ती में, जिसमें 2.3 मिलियन नफूस जो हैं वो खुशोखरम ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनको बिल्कुल मलबे का ढेर बनाया है। तो जितना बड़ा नुकसान है, जितना बड़ा लॉस है, यकीनन उसकी रिहेबिलिटेशन और उसके रिलीफ और उसको रीबिल्ड करने के लिए तो यकीनन बरसों दरकार है। लेकिन जो अभी जिसे कहना चाहिए उसकी शुरुआत हमें रफा क्रॉसिंग खुलने की शक्ल में और इमदादी काफिलों के गजा के इलाके में पहुंचने की खबर की सूरत में मिली है, जो एक लिहाज से मैं समझता हूं कि वहां पे जो जिंदा हैं, जो ज़ख्मी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ है, और कम से कम जो उनका जिस्म और सांस की डोरी जो है उसे बरकरार रखने में मदद देगी।
लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि अब इंटरनेशनल सतह पे एक हमें थोड़ी सी उम्मीद की किरण इस लिहाज से नजर आई है कि मगरबी ममालिक भी और ख़ासतौर पे खित्ते के ममालिक उन्होंने बिलखुसूस उर्दन ने अपने जो सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने और अपने सफ़ीर को वापस बुलवाने का जो फैसला किया है और उनके इसराइल के सफ़ीर को वापस ओमान आने की जो इजाज़त है उसे इस बात से मशरूत किया है कि गजा जंगबंदी होगी तो फिर आप वापस आ सकते हैं, अदरवाइज आप वापस नहीं आ सकते। मैं समझता हूँ ये वो जुर्रतमंदाना इक़दाम है कि अगर इस बहुत पहले कर लिया जाता तो शायद इतना बड़ा नुकसान जो है वो इसराइल को करने की हिम्मत ना होती, क्योंकि खित्ते के ममालिक की इन एक्टिविटी देख के, उनका पैसिव बिहेवियर और उनका बिल्कुल जिसे कहते थे लेथार्जिक सा व्यू देख के इसराइल को हौसला मिलता था कि इनको तो बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, मैं जितनी भी ताकत इस्तेमाल करूंगा मुझे पूछने वाला नहीं। और ख़ासतौर पे जो इंसानी हुकूक का चैंपियन और दुनिया को अखलाकियात का दर्स देने वाला जो अमेरिका है वो खुद इस जारे मुल्क की सरपरस्ती में और सरपरस्ती करने के लिए और अपनी पूरी जंगी मशीनरी के साथ इस खित्ते में मौजूद है, जिसके बाद इसराइल को और हौसला मिला। और अब मैं समझता हूँ ये जो इंटरनेशनल एक बाइकआउट की और सफारती ताल्लुकात के मुनक़ता करने की जो एक मुहिम में तेज़ी नज़र आ रही है, इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसराइल और उसका इत्तेहादी अमेरिका जो है वो दुनिया में आइसोलेशन का शिकार होंगे और उन्हें अपनी इस पॉलिसी ख़ासतौर पे जो अपनी मशरक़ वस्ता में ये जो एक फ़लस्तीनियों की सरजमीन पे कब्ज़ा करके बनाई गई नाजायज़ पोस्ट है इसको बरकरार रखने के हवाले से उन्हें सोचना होगा, क्योंकि अब उनके अपने मुंतखब ऐवानों में भी और इवन उनके जो हुकाम बाला है, वज़ीर ख़ारिजा है, वज़ीर दफ़ा है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है लोग उठकर एहतजाज करने लगते हैं और उसकी वजह से उन्हें बहुत सुक्की का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह मंसूर साहब, आपने भी खुद भी बात की कि बाइकआउट जो सफारती बाइकआउट आप कह रहे हैं, ये 2-4 ममालिक जिनकी हम बात कर रहे हैं इन्होंने बाइकआउट किया और आप कह रहे हैं कि अगर खित्ते के और ममालिक भी इस हवाले से इस तरह का बाइकआउट करेंगे सफारती सतह पर तो इससे प्रेशर बिल्ड होगा। लेकिन अभी जिस सिचुएशन को हम फ़लस्तीन के अंदर देख रहे हैं और जिस तरह से इजराइल वहाँ पे दहशतगर्दी कर रहा है और बहुत ही कोई हम इसके लिए टर्म भी मुझे लगता है बहुत वो एक छोटी हो जाती है जो जिस तरह की जारियत वहाँ पे की जा रही है मासूम फ़लस्तीनियों के ऊपर, ऐसे में इन ममालिक की इन एक्टिविटीज़ को तेज़ करना और ताकि ये प्रेशर बहुत जल्दी बिल्ड हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है और अगर ये इसको कंट्रोल ना किया गया, दो कि आप खुद कह रहे हैं कि अमेरिका इसकी सरपरस्ती कर रहा है, तो अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो इस पर प्रेशर बिल्ड करने के लिए आपको क्या लगता है मजीद जो ममालिक हैं वो किस तरह से इसको जल्दी लेकर चले इस मामले को ताकि एक प्रेशर बिल्ड हो सके इजराइल के ऊपर? यकीनन जी, इसमें मैं समझता हूँ जो ये सफारती इनकता या तातुल की बात है कि इस लिहाज से इफेक्टिव साबित होगा कि अभी आने वाले दिनों में अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी काउंसिल में मुत्तहिदा अरब अमारात की एक करारदाद के मुसव्वदे पर बात होनी है। तो ये इस नौइयत का जो बाइकआउट है ये बेसिकली मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक के साथ लॉबिंग, उन्हें अपना हमनवा बनाने में हेल्पफुल होता है कि जब आप किसी से बात करते हैं तो अगर वो कहता है कि आपको तो उनके साथ सफारती ताल्लुकात हैं, आपके हम क्या बात माने। इसी तरीके से मिस्र ने हिम्मत दिखाई है और इसराइल को बराह रास्त चैलेंज किया है कि हमारी आपकी जंग से होने वाले जो माली नुकसान हमें पहुंचे हैं, हम आप पर आलमी अदालत में उसकी कंपनसेशन के लिए मुकदमा दायर करेंगे। इसी तरीके से OIC के प्लेटफॉर्म से और उनके कुछ रुकन ममालिक की तरफ से ये अपील आई है कि इसराइल को जो इस्लामी ममालिक, जब बाज़ ऐसे ममालिक हैं ख़ासतौर पर रूस के कुछ ऐसे जगह हैं कि जहाँ से उनके तेल की बहुत बड़ी ज़रूरत, उनको अनाज की जो सप्लाई है वो होती है, इन चीज़ों की जो तरसील है इसराइल को बंद कर दी जाए, उसका नाटका बंद किया जाए, क्योंकि इसी तरीके से जो है इसराइल को और ख़ासतौर पे इसराइल के अंदर जो इस वक्त आवाज़ें उठ रही हैं, मैं समझता हूँ उन्हें इस वक्त पब्लिक करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा मीडिया इस वक्त गजा पर तो यकीनन फोकस किए हुए है, लेकिन जो इसराइल के अंदर ख़ासतौर पर नेतन्याहू की हुकूमत को और उनकी फ़ौज के अंदर जो तकसीम का अमल है उसके हवाले से यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही। और जो इस वक्त मैं समझता हूँ इसराइल के लिए जो उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी, जो उनकी सियासी हिकमत अमली, वो तमाम की तमाम ऊंधे मुँह पड़ी है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह गजा के मुजाहिदीन की जो गोलाबारी और बमबारी के नतीजे में उनके मेयर काफा, जिसको वो दुनिया का महफूज तरीन टैंक कहते थे, वो ऊंधे मुँह गजा की सरहद पे पड़ा हुआ नजर आता है, और जिसमें उनके 12 के करीब फौजी जो है वो मारे गए। और अभी जो कल जबालिया कैंप पर उस पर हमले हुए हैं उसमें जो मुजाहमतकारों ने एक टफ टाइम दिया इसराइल को, इसराइल ने खुद तस्लीम किया है कि उस जंग में
या उस लड़ाई में उनके 16 फौजी जो हैं ताज़ा तरीन मारे गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वो चीज़ें हैं कि जब इसराइल के अंदर की जो उनकी बेचैनी, बेकरारी और ख़ासतौर पे उनके माशरे के अंदर जो इस वक्त खौफ व हरास की कैफियत है और बिलखुसूस उनकी मईशत को जो पहुंचने वाला नुकसान है वो जब दुनिया के सामने आएगा तो अमेरिका को अंदाजा होगा कि वो इस नाजायज रियासत की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए और कितना फंड देगा। इस वक्त वो तकरीबन 2.3 बिलियन डॉलर उन्हें सालाना दे रहे हैं। आने वाले वक्त में ये सवाल फिर अमेरिका बहादुर से भी पूछा जाएगा। जैसे हमें याद है कि अब भी अमेरिकी शहरी न्यूयॉर्क की टूटी सड़कों को लेकर इससे पहले के सुदूर से भी और मौजूदा सदर से भी ये सवाल करते हैं कि आपने क्यों इतने पैसे अफगान वॉर के अंदर झोंके जो कि अमेरिकी अवाम की फलाह बहबूद पे लग सकते थे। आपका ये बिल्कुल बड़ा अहम नुक्ता है। लेकिन दूसरी जानिब एक मेरा कंसर्न ये है जो इसराइल करना चाहता था मंसूर जाफिर साहब, क्या ऐसा तो नहीं है कि वो कर बैठा है? 8,500 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए हैं और ये वो नंबर है जो सामने आया है। अभी और कितने नंबर्स, कितनी इज्तमाई कब्रें, कितने मलबे के नीचे से लाशें खुदा न खास्ता सामने आती हैं, वो भी इसके बाद का किस्सा है जब तारीख अपने आप को बताएगी। तो आपको ऐसा तो नहीं लगता कि जो वो करना चाहते थे इस एपिसोड के अंदर वो कर बैठे हैं और अब अगर कोई इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ट हो भी जाए तो शायद ज़ाहिरी बातें जो जानें चली गई हैं, जो नुकसान हो गया वो तो वापस नहीं आएगा? इसमें कोई शक नहीं कि जो डिस्ट्रक्शन, जो तबाही और ख़ास तौर पे जो इंसानी जानों का नुकसान मासूम बच्चों का, ख़वातीन का, बुजुर्गों का हो चुका है वो तो यकीनन वापस नहीं आने वाला। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनके खून की इस कुर्बानी से इसराइल का जो चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है और अमेरिका का जो चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है वो इतनी बड़ी बदनामी है कि आइंदा कई बरस लगेंगे इसराइल को और अमेरिका को अपना एक इमेज जो है वो दुरुस्त करते हुए। और ख़ासतौर पे इस वक्त जिस अंदाज से इसराइल खित्ते के अरब ममालिक के साथ अपने सफारती ताल्लुकात को बढ़ावा दिए चला जा रहा था, अब वो खित्ते के ममालिक दसियों बार सोचेंगे कि आया हम एक ऐसी जारे रियासत के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं कि जिन्होंने हमारे ही अरब भाइयों, मासूम बच्चों और ख़वातीन का खून किया है, तो वो अपने अवाम को क्या जवाब देंगे। तो मैं समझता हूँ इसराइल का वो एजेंडा कि जो वो यहाँ पे हासिल करना चाहता था, हमास के इस हमले के नतीजे में यकीनन जो जानी और माली नुकसान हुआ है वो उस कुर्बानी के नतीजे में वो जो एक लार्जर एजेंडा था वो कम से कम इस वक्त जो है उसको एक रोक लगी है। इसराइल दुनिया के सामने जो अपनी बड़ी टेक्नोलॉजी की धाक बटाता था और अपनी अस्करी कुव्वत की धाक बटाता था, उसे भी हमास के मुजाहिदीन ने जो है वो अपने हमलों के नतीजे में बिल्कुल जिसे कहना चाहिए जमीन बोझ करके रख दिया है। और इन दी एंड अब मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि जब ऐसी एक बड़ी माइट के दरमियान और छोटे ग्रुप्स के दरमियान जब सर्वाइवल की जंग होती है तो ओबियसली वक्ती तौर पे लगता है कि जो मिलिट्री माइट होती है वो हावी आती है, कारपेट बॉम्बिंग भी होती है। अफगानिस्तान की एक बड़ी क्लासिक एग्जांपल है हमारे पास इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर 9/11 के बाद जो अमेरिका ने किया। लेकिन फिर हमें ये भी पता है कि फिर वो कहते हैं बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, फिर अमेरिका वहाँ से निकला कैसे, किस तरह के मसाइल उनको हुए और आज भी अमेरिका के छोड़े हुए जो एसेट्स हैं वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट है या लोग हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके आफ्टर शॉक्स में अगर टर्म यूज करूं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप अगर वक्ती तौर पे ये जंग बंदी हो भी जाए, लेकिन हमास चूंकि मुसलसल इस बात पे बज़िद है कि हम अपनी जमीन को वापस लेंगे, चैलेंज कर रहे हैं उनको और बड़ा हैवी किस्म का इकदाम भी किया है, तो आप इसके आफ्टर इफेक्ट्स, आफ्टर शॉक्स क्या देखते हैं इस इवेंट के खास तौर पर? देखो जी, जहां तक तो हमास की जिद का ताल्लुक है वो उनकी जिद नहीं है, वो उनका हक है, वो उनकी सरजमीन है, उनके आबाद की सरजमीन है जहां से वो सदियों से रह रहे थे। वहां पे अगर कोई आबादकार हैं तो वो ये यहूदी आबादकार हैं जिनको एक कॉलोनियल प्रोजेक्ट, एक ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट के तौर पे उनकी सरजमीन पे लाके आबाद किया गया। और अब जो इसके आफ्टर शॉक्स हैं, यकीनन खित्ते के अंदर अगर कोई अमन व अमान का दौरा करना है तो यहाँ पे पीस प्रोसेस को अगर कोई बढ़ावा देना है तो उसके लिए अब खित्ते के जो असल स्टेक होल्डर हैं, जो इस सरजमीन के असल स्टेक होल्डर हैं, वो मुज़ाहमती प्रोजेक्ट के हामिल लोग हैं, वो हमास हो, उनके साथ दीगर तंजीमें हों, उनके साथ मिल बैठ के बात होगी। अब सिर्फ और सिर्फ जो है यूरोप और अमेरिका जो है वो अपने कठपुतली जो है महमूद अब्बास जो फ़लस्तीन के नाम नहाद सदर हैं, उनके साथ बैठ के सारे मामलात जो हैं वो हल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उन्होंने 30 साल तक गरबे उर्दन और दीगर फ़लस्तीन का कंट्रोल देके देख लिया है। आज वो खुद आपको गरबे उर्दन में नजर नहीं आते, फ़लस्तीनियों का खून हो रहा है, वो उर्दन में जाके महफूज ठिकाने तलाश कर रहे हैं। ऐसी लीडरशिप जो है वो कभी भी तो आप ये कह रहे हैं कि फ़लस्तीनियों की अब जो नुमाइंदा जमात है वो हमास ही कंसिडर की जाए, फ़लस्तीनी अथॉरिटी नहीं है ये? मंसूर साहब, राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता था ये, इस पे
इस पे बात हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह अगली नशिस्त में ज़रूर करेंगे। हमारे साथ मंसूर जाफिर साहब मौजूद थे। गज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर हम बात कर रहे थे। सिर्फ एक गुजारिश, जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, इन मजलूमों के लिए दुआ कर दें। तो अब कुछ पॉलिटिक्स पे बात कर लेते हैं। हम थोड़ा देर से करते हैं, उसकी वजह हम चाहते हैं कि आप मुकम्मल तौर पे जाग जाए ना। अनजगी आंखों के साथ या कम जगी आंखों के साथ ज़रा सियासत पे बात करने का मज़ा नहीं आता। कहा यह जाता है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। मैं ये कहता हूँ कि अगर ये दिल होता भी है तो ये धड़कता बड़ा आराम आराम से है, किसी के लिए बड़ा वक्त लगता है इसको। खैर, हम बात नून लीग और तहरीक इंसाफ की कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। लेकिन फिल वक्त इन दो जमातों के दरमियान गुज़िश्ता 16 माह के जो इत्तेहाद का रोमांस है वो चंद दिनों में ख़त्म हुआ। हमने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान जो फासले हैं वो बढ़ना शुरू हुए, बयानबाजी शुरू हुई, सिलेक्टेड, लाडला, लेवल प्लेइंग फील्ड और इस तरह की कई बातें हमारे सामने आई। नून लीग और पीपल्स पार्टी में एक दूसरे के अंदर जो क़यादतें हैं, जो स्पोक्स पर्सनस हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। PTI कह रही है कि इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, और PPP PTI के हक में बोलती नज़र आती है, जिसको वो भी खैर मकदमी बयान कह रहे हैं। इस वक्त क्या मज़ामत या मफाहमत का बयानिया किसी को फ़ायदा या नुकसान दे रहा है? एक तो हमने इस पर बात करनी है। दूसरा ये कि जो इंतखाबात की आमद से पहले जोड़ तोड़ शुरू हो जाता है, क्या महज अवाम की आंखों में धूल झोंकने के बराबर है, या वाकई नजरियात की सियासत नहीं करने देती बड़े सियासतदानों के ऐसे फैसले जिससे उनको लगता है कि भाई अवाम के इंटरेस्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा? तहरीक इंसाफ ने बहरहाल पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से बात करने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी के शफाफ और बरवक्त इंतखाबात को बुनियाद बनाकर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ एक कंटेनर पर मे भी इलेक्शन की जो मुहिम है वो भी चलाएं। दूसरी जानिब जो एक तवील सियासी वक्फा, इसके बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब मुतहर्रिक हुए हैं और न सिर्फ नून लीग की क़यादत को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है, बल्कि एक बड़ा सियासी दावा भी आसिफ जरदारी साहब ने कर दिया। एंड वी नो कि वो किस टाइप के पॉलिटिकल प्लेयर हैं, तो उनके दावे को हम रद्द तो नहीं कर सकते। आसिफ अली जरदारी साहब ने साबिक इत्तेहादी हुकूमत के हवाले से कहा है कि साबिक वजीर आजम यानी शहबाज शरीफ को उन्होंने वजीर आजम बनवाया, लेकिन वो अवाम के लिए कुछ नहीं कर सके। माजी में शहबाज शरीफ के मोतरफ और मफाहमत के हामी आसिफ अली जरदारी साहब अचानक क्यों शहबाज शरीफ साहब पर बरस पड़े और पीपल्स पार्टी की जीत के हदफ को आगे लेके बढ़ने की स्कीम तैयार की और अवाम की खिदमत को बुनियाद बनाकर अगली हुकूमत बनाने वाली और नून लीग का रास्ता रोकने का अज़्म किया जा रहा है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। और कल ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक स्टेटमेंट में कहा है कि हम 1-2 दिन में इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देंगे। ये भी इलेक्शन कमीशन ऐलान कर देगा। इस हवाले से उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट दी है, इस पर भी बात करेंगे। और मौजूदा सियासी सूरत हाल में जो कल के इत्तेहादी थे आज एक दूसरे के हवाले से बयानात दे रहे हैं, इल्जामात लगा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। फैसल करीम गुंडी साहब हमारे साथ मौजूद है, फॉर्मर डिप्टी स्पीकर एंड तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उनसे जरा बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच कुंडी साहब फॉर जॉइनिंग अस। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं और आपकी जमात थोड़ी हमें लगा कुछ स्टेटमेंट से कि ज़ेरे अताब आ रही है। हालांकि जब ये कैंपेन सारी शुरू हुई, मियां साहब की वापसी की बातें हुई, तो उस वक्त नून लीग फौरन ये शिकवा करना शुरू हो गई कि कहीं पीपल्स पार्टी के पास कुछ ज्यादा तो नहीं जा रहा, और कुछ पार्टी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की शमूलियत ने और सवालात खड़े किए। लेकिन अब आपको लगता है कि ऐसा नहीं है। सबसे पहला सवाल मेरा आपकी और तहरीक इंसाफ की केमिस्ट्री के हवाले से है, मिल रही है आने वाले वक्त के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है जिसकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी किसी के साथ ही नहीं मिल सकती, जो उनके माजी के करतूत रहे हैं जो भी हैं। लेकिन ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में कोई हर्फ आखिर नहीं होता। आप पीपल्स पार्टी और PMLN की अगर माजी में आप 90s की पॉलिटिक्स देखें तो बहुत ज्यादा पोलराइजेशन थी। फिर हम चार्टर और डेमोक्रेसी की तरफ गए। उसके बाद भी 2008 में हमारे इत्तेहादी बने, फिर हमसे चले गए। फिर हम PDM हमने बनाई, फिर हम इकट्ठे हुए पोजीशन में, फिर हम अलहदा हुए, फिर हुकूमत में इत्तेहादी हुए। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं पॉलिटिक्स में। आपके इत्तेहाद बनते भी हैं, टूटते भी हैं। PTI देखें, माजी में तो अगर आपने देखा उनका रवैया सबके सामने है, जिस तरीके से उनकी गुफ्तगू होती है। आज भी हमारे अगर PMLN के साथ सख्त खिलाफात होंगे, लेकिन हम इखलाक के दायरे में कम अज़ कम तनकीद करेंगे, पॉलिटिकल तनकीद करेंगे, ज़ातियात पे इस किस्म की नहीं जाएंगे। जिस तरह माजी में अगर आप देख रहे होंगे पार्लियामेंट में स्पीचेस हुई, TV पे होता था, जिस किस्म की बद इखलाकी होती थी, हम उसमें पीपल्स पार्टी कम अज़ कम उस पॉलिटिकल खिलाफात में उस हद तक नहीं जाएगी। सियासी जरूरत है एक दूसरे की, आप लोगों को, तहरीक इंसाफ को आपकी और आपको तहरीक इंसाफ की, खास तौर पे पंजाब को लेकर ये जरूरत है आपकी? नहीं, यार सच कोई जरूरत नहीं है। हर इलेक्शन में, जब हर इलेक्शन आता है उसमें इत्तेहाद बनते हैं, सीरियसमेंट भी होती है, इलेक्शन के बाद भी इत्तेहाद बनते हैं।
पीटीआई अगर आप देखें पिछली जब 2018 की हुकूमत के बाद जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा उसके बाद भी उन्होंने कई इत्तेहादियों को न चाहते हुए गलम गरोच करते हुए उनको अपना इत्तेहादी बनाया और फिर वो इत्तेहादी को छोड़ गए और उस वक्त की अपोजिशन हमारे साथ शामिल हुई और हमने मुतफिक के तौर पर एक हुकूमत बनाई, इत्तेहादी हुकूमत बनाई, 12-13 जमातों की हुकूमत बनाई। अब इलेक्शन आ रहे हैं, अब इलेक्शन में नई सब बंदी होगी, नई चीज़ होंगी, इलेक्शन के बाद भी एक इत्तेहाद बनेगा। तो इलेक्शन में इत्तेहाद जो है ये बहुत मुश्किल चीज़ होती है क्योंकि आप कहाँ पर अपने पार्टी के कैंडिडेट को कुर्बान करेंगे, बिठाएंगे और बोलेंगे कि आप बैठ जाएं और आपका ओपोनेंट लड़े और इसको आप सपोर्ट करें। बहुत मुश्किल फैसले होते हैं पार्टी लीडरशिप के लिए। सीरियसमेंट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं हो जाती है, लेकिन इत्तेहाद बहुत मुश्किल चीज़ होती है ऐसी जमातों के लिए। सही। एक आपने प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब के बयान के सिलसिले में आपने भी बात की। प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब की ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई नहीं, मैंने कल मीडिया में भी देखा, मैंने रात को भी इसके बाद प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने ये नहीं कहा कि जो है मैं नवाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनूंगा। हमारी स्ट्रेटेजी है कि हमने अपना होमवर्क तकरीबन कंप्लीट कर चुके हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हम तमाम जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे अपनी नंबर गेम ज्यादा लेके आए हैं और जो हमारी नंबर गेम ज्यादा होगी तो हम बाकी इत्तेहादी जमातों को कहेंगे आप हमारे साथ इत्तेहाद में और हम हुकूमत बने। 2008 में भी हम ऐसे ही थे, हमारे नंबर गेम ज्यादा थी, PMLN हमारी इत्तेहादी जमात थी। आज भी अगर हमारी नंबर गेम ज्यादा आती है हम कल PMLN को भी कह सकते हैं आप हमारी इत्तेहादी जमातें बने, बाकी भी जमातें हैं। और कोई गलती नहीं थी शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बना। हम 16 महीने इकट्ठे हुकूमत में रहे, कहीं पे परफॉर्म हो सका, कहीं पे नहीं हो सका। 16 महीने में आप अगर कहें कि आप करें 5 साल का, देखें मुश्किल फैसले भी करने थे, IMF के पास भी जाना था, बाकी चीजें भी थी, लेकिन ये चीजें हम कहते हैं कि बिल्कुल नाकाम हो चुके थे शहबाज शरीफ साहब। उन्होंने भी अपनी कोशिश की, इत्तेहादी जमात ने भी कोशिश की, जो कुछ हो सका हमने किया इसके ऊपर। अच्छा, जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बात हो रही है, फैसल करीम कुन्नी बार-बार और कहा जा रहा है इस पार्टी और तहरीक इंसाफ इसी हवाले से बार-बार बात कर रही है, नून लीग भी इस पे काउंटर जवाब देती है कि जी इलेक्शन लड़ना ही लेवल प्लेइंग फील्ड है। आप इस स्टेटमेंट को किस तरह से कहेंगे, कॉमेंट करेंगे? नहीं, मैं एहतरामन नून लीग से इसके खिलाफ करूंगा कि इलेक्शन लड़ना लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इलेक्शन प्लस सिलेक्शन इज इक्वल टू नोटिफिकेशन हो जाए तो फिर तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बता। देखें, हम कहते हैं कि जो चीज़ हम 2018 में PTI के चेयरमैन के लिए PTI के लिए गलत कहते थे वो आज भी गलत है। अगर हम वो कहते थे कि वो सेलेक्ट होकर आए तो आज अगर आप सिलेक्शन कैटेगरी में आ गए हैं तो फिर आप बोलेंगे वो ठीक है। एहसन इकबाल साहब कहते हैं 2017 में हमसे मैंडेट छीना गया, हम मानते हैं आपसे मैंडेट छीना गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप आज बोलेंगे हमें सूद समेत वो मैंडेट वापस कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि वो सेलेक्ट होकर आए तो आज आप क्यों ये तासुर देना चाहते हैं कि आप भी सेलेक्ट होकर आना चाहते हैं? आपका एक बयानिया था मियां नवाज शरीफ साहब का और बहुत बड़ा बेहतरीन बयान था जो मुल्क से बाहर बैठकर उन्होंने बयानिया दिया था, वोट को इज्जत दो का, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का। बाकी भी उन्होंने कहे थे कि जिन लोगों ने उस वक्त के वज़ीर आज़म को जो है 21 ग्रेड के अफसर थे उनकी क्या जरूरत थी, या 20 ग्रेड के अफसर की क्या जरूरत थी, या कुछ लोग फौज में थे या कुछ लोग जुडिशरी में थे, उनकी ज़ातियात इनके साथ थी और उनको प्लान के जरिए हटाया कि मैं उनके साथ जो भी है वो करूंगा। लेकिन अच्छी बात है उन्होंने माफ कर दिया, ठीक है फैसल साहब। लेकिन अब ये जो आपकी पार्टी दावा करती है कि हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है या होनी चाहिए, मेरा सवाल, मैं एक पंजाब का शहरी हूँ, पाकिस्तान का शहरी हूँ और पंजाब की खास तौर पे मैं बात करूँ जो कि पाकिस्तान का 60% ओबियसली जो पंजाब जीतता है वो हुकूमत बनाता है, हमें मालूम है, सीट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। पंजाब में तो आपकी पार्टी की तंजीम साजी कितनी है, मतलब कितने लीडर हैं जो कि ऐसे हैं जो आपको लगता है कि हमारे विनिंग कैंडिडेट्स हैं? सींग रावलपिंडी, सींग लाहौर, बड़े बड़े शहरों के अगर मैं नाम लूँ तो चंद एक शख्सियात, हालांकि वो बहुत पुरानी सियासी शख्सियात हैं, लेकिन वो पूरा पंजाब तो नहीं जीत सकती और हमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर नजर नहीं आता। तो किस बेस पे पीपल्स पार्टी फिर सिंध की हद तक तो बिल्कुल ठीक है, आपका वहां पे मैंडेट है और नजर भी आता है, लेकिन पंजाब में जब आप उस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करते ऑन ग्राउंड तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला है? नून लीग और तहरीक इंसाफ तो पंजाब में हमें नजर आती है, लेकिन पीपल्स पार्टी तो उस तरह नजर नहीं आती हमें लाहौर में या दीगर इलाकों में। देखें, बिल्कुल पंजाब एक बैटल फील्ड है, लेकिन आप मुझे बताएं कि 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी सीटें पंजाब से ले गई थी और हुकूमत बनाई थी? क्या पंजाब वो जीती थी? हम पंजाब उस वक्त भी नहीं जीते थे। हमारे पास कुछ सीटें थी और उसके बाद हम सिंध की AP और बलूचिस्तान में भी सीटें ले गए थे, हमने इत्तेहादी जमातों को साथ मिलाया और हमने हुकूमत बनाई। हमारा भी यही होमवर्क है और इंशाल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद है इसके ऊपर कि इंशाल्लाह हम जो जिस उस पर लगे हुए हैं इंशाल्लाह ताला हम हुकूमत बनाएंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड की 2-3 चीज़ें हैं। हमारे पंजाब के दोस्तों की ये शिकायत रही है कि मुख्तलिफ अज़ला में पंजाब के जो हमारे PMLN के दोस्त हैं उनके कहने पे ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही हैं, वहाँ पर इंतजामिया लगाई जा रही है।
आपने पंजाब में जलसे में भी देखा किस तरीके से पंजाब की हुकूमत ने लाहौर के जलसे को सपोर्ट किया। हम मानते हैं कि मीर नवाज शरीफ साहब के लिए लोग आए थे, अगर PMLN के लिए लोग आए थे तो हमारा उस वक्त बयान लेकिन कलामी की माजरत, इस वक्त पंजाब में इंतजामी ओहदे पे, सबसे बड़े ओहदे पे जो बैठे हुए शख्स हैं, उनके हवाले से तो तहरीक इंसाफ आप पे इल्जाम लगाती रही कि उनसे आपके और जरदारी साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं मोहसिन नकवी साहब की बात कर रहा हूँ। ठीक, देखें मुझे ये बात कम्प्लीट फिर मैं मोहसिन नकवी साहब भी आ जाऊँ। देखें जब अगर लाहौर के जलसे में इतने वो थे तो उस वक्त हमारा PDM के जमाने में हमारा बयान इससे भी ज्यादा मजबूत था। तो उस वक्त हमारा PDM का जलसा गुजारे लायक था जब हमने PDM का जलसा किया था। अगर लोग वाकई आए थे और स्टेट स्पॉन्सर्ड लोग नहीं थे तो मियां साहब उस वक्त कह रहे थे कि फ्री इलेक्शन कराओ, पंजाब में तो मेरी बहुत ज्यादा वो है मांग है और जो है मैं हम हुकूमत बनाएंगे। तो उन्होंने इलेक्शन का जिक्र नहीं किया, उन्होंने वोट को इज्जत दो का जिक्र भी नहीं किया, उन्होंने माजी के अपने मुखालफिन या दुश्मन जो भी थे उनको माफ कर दिया, अच्छी बात की। लेकिन देखें चीजें अब जरूरी नहीं है कि आप कहेंगे जी वो मोहसिन नकवी साहब जरदारी साहब के बड़े अच्छे दोस्त हैं, सारे कोई जरदारी साहब की करेंगे नहीं। हमारे पंजाब के मेजॉरिटी पार्टी के दोस्तों को उनसे गिला, हम कहते हैं हमें सपोर्ट ना करें लेकिन केयरटेकर हुकूमत। तो ये ट्रांसफर पोस्टिंग तो बहरहाल मोहसिन नकवी साहब ने करनी है। आप ये कह रहे हैं कि वो नून लीग की बात ज्यादा मान रहे हैं इस वक्त? मोहसिन नकवी साहब करनी तो उन्होंने, उनके सिग्नेचर से होनी है। हाँ, हमारे पार्टी के दोस्तों की शिकायत है कि PMLN के दोस्तों के कहने पर हो रही है। दूसरी बात, हम कहते हैं कि इदारे न्यूट्रल हों। अब सिविलियन इदारे हमें न्यूट्रल नजर नहीं आ रहे। जिस तरीके से साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब को प्रोटोकॉल कहें या जिस तरीके से उसको हैंडल किया जा रहा है, इस तरह 4-5 और साबिक वजीर आज़म भी पाकिस्तान में घूमे हैं, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी है, अपना राज अशरफ हैं, खाका नबाही साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं। उनको तो उस किस्म का प्रोटोकॉल, या जरदारी साहब भी अगर पंजाब आए उनको तो इस किस्म का प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता। हम प्रोटोकॉल मांगते भी हैं लेकिन इस तरह का प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता जिस तरह मियां साहब को दिया जा रहा है। तो क्या सिविलियन इदारे जो है वो न्यूट्रल है? ये तो खैर सिविलियन प्राइम मिनिस्टर्स की बदकिस्मती हमेशा से रही है। एक प्राइम मिनिस्टर जिनको इस वक्त बहुत प्रोटोकॉल मिल रहा है तो एक प्राइम मिनिस्टर जेल में भी तो है। मतलब ये हमारी बदकिस्मती है, मैं तो इसको यही कहूँगा। वो नहीं, वो जो जेल में है वो अपने करतूतों की वजह से। ठीक है, आज अपने अदालतें उनको आजाद कर दें तो बाहर आ जाएंगे। मतलब वो फैसल भाई कहने का मतलब ये अनफॉर्चुनेट बात ये है कि एट टाइम्स एक प्राइम मिनिस्टर, ये हिस्ट्री भी रही है कि जिसको एक को प्रोटोकॉल मिल रहा होता है तो दूसरा जेर अताब रहता है, चाहे उसका ताल्लुक आपकी पार्टी से या किसी पार्टी से हो। अनफॉर्चुनेट जेलों में होते हैं। हमारे वजीर आजम को तो फांसी पे चढ़ा दिया गया था और शहीद कर दिया गया। इंडीड, इसमें कोई शक नहीं। अदालतों ने कहा कि हमसे गलती हुई, क्या वो शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो वापस आ सकते हैं? ठीक है, तो अब आपके जहन में वो आइडियल सिचुएशन क्या है कुंडी साहब, पीपल्स पार्टी के, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यकीनी तौर पर आप बड़ी जमात हैं और आपकी जमात का बड़ा कंट्रीब्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान का जो डेमोक्रेटिक कल्चर है उसको लेकर। तो अब आप वो क्या सिचुएशन है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हो जाए तो वील फील के जो इलेक्शन है वो ठीक होगा और हमारा कोई गिला शिकवा नहीं होगा? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सियासी जमातों के गिले शिकवे ना हो इलेक्शन के बाद और एक ऐसा निजाम आए जिसपे लोग और सियासी जमातें सेल्फ ट्रस्ट करें। देखिए, हमारी अभी भी ये ख्वाहिश है और तमाम मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज की होनी चाहिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। आवाम फैसला करे कि उन्हें किस जमात को वोट करना है। अगर उन्हें PTA को करना है, PMLN को करना है, पीपल्स पार्टी को करना है तो आवाम फैसला करे। उसमें सियासी जमातें कम अज कम इलेक्शंस को माने। अगर आप इस किस्म करेंगे, और पाकिस्तान अब मुतामिल नहीं हो सकता सिलेक्शन के, इस दफा पाकिस्तान की आवाम सिलेक्शन कबूल नहीं करेगी। आपकी मेजोरिटी यूथ आपकी वोटर बनी हुई है, आपके पास मेजोरिटी जो यूथ है वो जो है वो इस वक्त आपकी आबादी की 60% से अब आपकी यूथ है, वो अब ये चीजें एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप जिस सिलेक्शन करें। नहीं, वो ऑप्टिक्स बताएं ना, वो ऑप्टिक्स क्या है जो आपको कन्विंस करेंगे कि ये फ्री एंड फेयर होने जा रहा है? नवाज शरीफ साहब के हवाले से कोई आप कह रहे हैं कि उनके साथ ये हो जाए तो हम कहेंगे अब ठीक हो रहा है, कुछ ऐसा बताएं ना, वाज़ेह करें जरा इसको। हम देखें, हम किसी को नहीं कहते किसी साथ क्या होगा, हम कहते हैं कि इस मुल्क में अदल और इंसाफ हो। हमने फायद ईसा साहब से भी जो है हमें बहुत सी उम्मीदें हैं। मैंने फायद साहब को देखा था पार्लियामेंट में जब वो गोल्डन जुबली थे आए थे और उन्होंने आइन की किताब को सामने रखा था कि इस मुल्क को इस आइन के मुताबिक चलना चाहिए। हम कहते हैं इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलना चाहिए, इस मुल्क में अदल और इंसाफ हो जाए, इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं, इस मुल्क में अदल और इंसाफ हो जाए, हमारे इदारे जो है न्यूट्रल हो जाएं और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करा लें, तो मैं समझता हूँ कि सब कुछ होगा। जब न्यूट्रल इलेक्शन होगा, सही इलेक्शन होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, तो आप भी बोलेंगे, तमाम मीडिया बोलेगी लेवल प्लेइंग फील्ड है। हाँ, फिर आवाम को फैसला करना जिसको वोट करना है। फैसला साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड या तमाम तरह चीज़ें शफाफ तरीके से हो जाएं, लेकिन अभी इस प्रोसेस के अंदर ही जिसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि इसने इसका आगाज़ होना है, अगर अभी से सियासी जमातें जो सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा हैं उन्हें इतने सारे इबाम हैं, चाहे आप हों, तहरीक इंसाफ हों,
अगर इन इबाम के साथ ही इलेक्शन में जाएंगे फिर तो वही मामला हो जाएगा। जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे तो कोई कहेगा जी धांधली हुई, कोई कहता हमारे साथ सही नहीं हुआ। तो इन इलेक्शंस को शफाफ बनाने के लिए भी तो कोई इन सियासी जमातों के पास कोई प्लान होना चाहिए। बिल्कुल है, इलेक्शन कमीशन के पास भी सियासी जमातें गई, अपनी रिजर्वेशन उन्होंने शो की हैं, हम बाकी भी गए। हम तो कहते हैं मेन इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन में। हम इलेक्शन कमीशन के पास भी गए, हमारे वफूद गए हैं, बाकी पार्टी के भी गए हैं। तो उनको चाहिए क्योंकि और केयर टेकर पहले से बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने कराना है। इलेक्शन कमीशन में बड़ी जिम्मेवारी है, हम समझते कि हमारे जो रिजर्वेशन हैं थोड़े बहुत हैं जो भी हैं उसको दूर किया जाए। अगर आपने वाकई सिलेक्शन करनी है तो फिर आप मुल्क के 60 अरब रुपए क्यों ज़ाया करें? इकोनॉमिकल क्राइसिस है, लोगों के पैसे भी ज़ाया होंगे, तो आप फिर नोटिफिकेशन नहीं कर दें, प्रेस रिलीज ही निकाल दें, आप भी पढ़ लेंगे, हम भी, बाकी 4 बार भी पढ़ लेंगे, ये प्रेस रिलीज आ गई, नोटिफिकेशन हो गई है। फिर आप कौम के पैसे क्यों ज़ाया करना है और फिर बार क्यों इस चीज़ को ऐसे प्रैक्टिस करके अरबों रुपए ज़ाया करके आपने सिलेक्शन नहीं करनी है? तो फिर तो काकड़ साहब कहेंगे फिर अगर यही करना है तो मुझे क्यों हटाना है, फिर तो मैं भी काम कर ही रहा हूँ। अच्छा, मुख्तसर आखिरी मिनट है मेरे पास, ये बताइए कितनी बात तहरीक इंसाफ से आपकी हो चुकी है? आपकी पार्टी और हर पार्टी का हक है कि वो एक दूसरे से बात करे। आपने बड़ी अच्छी बात की कि सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता। तहरीक इंसाफ को भी अब ये बात समझ आ रही है और वो कह रहे हैं कि हम बात करेंगे। कितनी बात हो चुकी है, अगर आप पब्लिकली शेयर कर पाए, कहाँ पे पहुंचे आप लोग? अगर कोई एक कहना चाहिए ना, एक मिलाप की जो बात है उसको लेकर, पब्लिकली नॉन पब्लिकली जो भी है, अभी तक हमारे तहरीक इंसाफ के साथ कोई राब्ते नहीं है, नाम के साथ कोई डायलॉग्स किए इस वक्त तक, नाम ने बिहाइंड द सीन किया और नाम ने पब्लिकली किया, कोई हमारे डायलॉग्स पीटीआई के साथ। और पार्टी लीडरशिप की क्या हिदायत है? पार्टी लीडरशिप से क्या बात हुई है आपकी? पीपल्स पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। अभी तक पीपल्स पार्टी ने अभी तक फैसला नहीं किया कि पीटीआई के साथ वो मुज़ाकरात कर सकते। अभी तक पार्टी का कोई ऐसा फोरम पे कोई बात नहीं हुआ, ना पार्टी ने अभी तक कोई इस पे गो अहेड दिया कि हम उसके साथ बात कर सकते। ठीक है, तो आपको क्या लगता है इलेक्शन कब होंगे? इलेक्शन का चांद तो अभी तक नजर नहीं आया। हम खैबर पख्तूनख्वा को पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने तो कहा है कि इलेक्शन कमीशन 1-2 दिन में चांद की अनाउंसमेंट कर देगा। देखें, अनफॉर्चुनेट है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान की एमएलएन के हमारे दोस्त बने हुए हैं, उनको सब कुछ पता होता है। कैसे पता है तो फैसल भाई, ये जो चांद जिस रुयत हिलाल कमेटी ने देखना है वो कमेटी बैठी हुई है? अभी वो कमेटी भी नहीं बैठी। कमेटी कोशिश कर रही है बैठने की। देखें आज भी देखें सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है, गालिबन आज भी उसकी हियरिंग है। अब देखें, आपने इलेक्शन कमीशन ने सब शेड्यूल दे दिए हैं, डिलिमिटेशन के भी दे दिए, सब कुछ दे दिया, लेकिन सिर्फ अगर शेड्यूल नहीं दिया तो वो सिर्फ इलेक्शन का दे दिया, डेट नहीं दी। अब आखिरी हफ्ता जनवरी, भाई हम इंडिया तो नहीं है कि हम 5 दिन इलेक्शन होंगे यहाँ पे। भाई आप तो बता दे फलां तारीख होगी, फलां दिन नॉमिनेशन पेपर जमा करेंगे, फलां दिन निशान अलाट होंगे, स्क्रूटनी होगी, ये होगा। क्यों इसमें क्या कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है जो जिसपे वो जो है वो बिल्कुल पीछे हट रहे हैं इसमें। इसलिए हम कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ दाल में काला है या सारी दाल भी काली है। ठीक है, लेट्स होप फॉर गुड एंड होप फॉर पॉजिटिव। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुड्डी हमसे बात कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बहुत टेंस न्यूज़ शेयर कर ली, सियासत की बातें भी कर ली। प्रोग्राम का इख्तिताम है तो जाते जाते थोड़ा सा हम अपने मसल्स को रिलैक्स भी करेंगे, थोड़ी सी हेल्थ एक्टिविटी करेंगे। फैसल साहब ऑल द वे लाइव हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, इन द स्टूडियोज इनफैक्ट मौजूद है। फैसल साहब वेलकम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक। क्या करने जा रहे हैं और क्या होने जा रहा है? ज़रा कैमरा इज योर्स। अच्छा, आज का जो हमारा जो स्केड्यूल जो वर्कआउट डिज़ाइन है वो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो जिनका वीक में 2 से 3 दिन ही जिम जाना होता है, या घर में भी करें तो 2-3 दिन ही टाइम निकाल सकते हैं। ओके, तो उनको जो पैटर्न फॉलो करना चाहिए, वैसे तो बहुत सारे पैटर्न है, जैसे मैं बताता हूँ, एक पुश पुल एक कॉन्सेप्ट है, एक पैटर्न है, टेक्निक है वर्कआउट की। तो पुश पुल में अगर आप करते हैं 3 दिन पुश पुल लेग्स, तो 3 दिन आप वर्कआउट करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपका जो मसल हिट होता है वो वीक में 1 दफ़ा होता है। ठीक है। जब हम करेंगे अभी फुल बॉडी वर्कआउट, तो उसमें आपका वीक में 3 दफ़ा जो है वो आपका मसल हिट होगा। Great. तो आपको फॉलो ये फुल बॉडी वर्कआउट रूटीन को करना चाहिए। चलें, do it जी, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें चेस्ट, बैक, बाइसेप, ट्राइसेप, लेग्स और कोर सब इसमें कवर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो चेस्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। वार्म अप आप पुशअप से कर सकते हैं, उससे पहले मैं वार्म अप नहीं कर रहा क्योंकि टाइम की किल्लत की वजह से। सबसे पहले ये चेस्ट की मूव है जिससे हम डंबल का यूज़ कर रहे हैं चेस्ट प्रेस के लिए। बड़े मसल जो है हमारे चेस्ट, लेग्स और बैक, इनके लिए आप एक्सरसाइज आप करें 4, सेट भी आप करें 4, रेपिटेशन आप एज पर इंटेंसिटी अपनी बढ़ा सकते हैं। नंबर 2 पे इसके बाद नंबर 3 मूव हम चेस्ट के लिए ही करेंगे।
फिर हम नंबर 4 मूव करें चेस्ट के लिए। इसके नंबर ऑफ सेट्स भी बताते जाएं। जो बड़े मसल्स हैं चेस्ट, बैक और लेग्स, इनके आप एक्सरसाइजेस सेलेक्ट करेंगे 4 और सेट भी करेंगे इनके 4। रेपिटेशन आप कर सकते हैं 12 से 16 एज पर इंटेंसिटी। ये चेस्ट की मूव। इसके बाद हम करेंगे ट्राइसेप। ट्राइसेप के लिए आप एक डंबल के पहले इस्तेमाल करें। एल्बो आप क्लोज रखेंगे, पूरा ऊपर स्ट्रेच करेंगे। ट्राइसेप की दूसरी मूव हम करेंगे भी। आप ये खड़े होकर भी कर सकते हैं। ये ट्राइसेप की सेकेंड मूव। फिर आप सिंगल आर्म से भी इसको कर सकते हैं। सेम आप रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। जितना मसल एंगेज रहेगा उतना ही आपका जो है वो टारगेट, उसकी ग्रोथ मसल की वो बेहतर रहेगी। अभी हम इसके बाद करेंगे बैक मूवमेंट्स। बैक के लिए आपको बैक आपको स्ट्रेट रखनी पड़ेगी। लॉक कर लें बैक को और दोनों डंबल को आप पकड़ लें, होल्ड कर लें। ये चेस्ट अप रहेगी। इसके लिए आप सिंगल डंबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आप होल्ड कर लें। वी लेफ्ट इट 20 सेकंड्स फैसल। सेम आप रिपीट कर देंगे। ओके। फिर हम मूव करेंगे। अभी शोल्डर की 2-3 मूव करके दिखा देते हैं ताकि टाइम। यस 1 2 सेकंड मूव फॉर शोल्डर्स। ओके, ये भी शोल्डर के लिए और थर्ड मूव भी शोल्डर के लिए। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच फैसल भाई, बहुत शुक्रिया। दो टाइम शॉर्ट था लेकिन आपने बड़ा क्विकली हमें तमाम रेपिटेशंस और सेट्स के हवाले से बताया। पोस्चर का ख्याल ज़रूर रखिएगा, कंसल्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे भी ताकि आपको थोड़ी हेल्प हो जाए। इससे पहले कि प्रोग्राम खत्म करें, एक पॉजिटिव खबर है हमारे पास। कम आती है लेकिन जब आती हैं तो हम ज़रूर शेयर करते हैं। दैट इज़ अबाउट 2024 टूरिज़म। पाकिस्तान को सयाहत के लिए 2024 के बेहतरीन ममालिक में, जो 10 बेहतरीन ममालिक हैं उसमें शामिल किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैवल गाइड बुक पब्लिशर कंपनी है लोनली प्लैनेट। इसने दुनिया के 10 ममालिक में सयाहत के लिए जो 2024 का साल है पाकिस्तान को भी शामिल किया है। बुनियादी तौर पर लोनली प्लैनेट ने जो मुख्तलिफ ममालिक हैं या खित्ते हैं, शहर हैं, इसमें बेहतरीन वैल्यू और सस्टेनेबल ट्रैवल कैटेगरीज के अंदर ये आर्टिकल लिखा है जिसमें 50 मकामात के नामों का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है 2024 में जो सयाहत के लिए बेहतरीन ममालिक हैं। इसमें मंगोलिया का नाम फहरिस्त है, जिसमें इंडिया शामिल है, मराकेश है, चिली है, बेनिन है, मैक्सिको है, उज़्बेकिस्तान है, पाकिस्तान, क्रोएशिया और सेंट लूसिया बिलतरतीब 2 से 10 नंबरों पर मौजूद हैं। बिल्कुल, इसके साथ साथ आपको बताते रहें कि कंपनी के मुताबिक 2024 के लिए जो उनके इंतखाब करदा मकामात हैं उनकी सेहत लोगों के लिए बड़े ज़बरदस्त एडवेंचरस साबित होगी। और लोनली प्लैनेट की जानिब से कहा गया कि अक्टूबर का जो मंथ है वो पाकिस्तान में सेहत के लिए बेहतरीन होता है। और इसमें पाकिस्तान में जब मानसून सीजन ख़त्म होता है और ख़ज़ा के रंग वादी हुंजा में नुमायाँ होते हैं, इसी तरह से पाकिस्तान की वादियाँ हो बर्फ़ से ढक जाती हैं, कोहमालिया की चोटियाँ देखने वालों को दंग कर देती हैं। तो कंपनी के मुताबिक जो कराकरम हाईवे का सफ़र है वो भी नाकाबिले फरामोश तजर्बा है। सो पाकिस्तान सियाहत के लिए बेहतरीन ममालिक में से एक है, तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। अब पाकिस्तान नो डाउट कुदरती हुस्न से मालामाल है। सो ये अच्छी खबर थी, हमने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, हम आपसे कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।